Welcome to my YouTube channel, The Storyteller's Realm. Disclaimer. All stories, characters, and events depicted in this video are purely fictional. Any resemblance to real persons, living or dead, or to real-life events or locales is purely coincidental. May contain some 18+ content. This content is created for entertainment purposes only. Please like, share, and subscribe, and don't forget to hit the bell icon for notifications of new videos. सुहानी महर के साथ कोर्ट पहुंची। वहीं दूसरी तरफ अजित जी भी जया जी की जिद के सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने थक हार के रुद्र को कॉल करके बता दिया सुहानी ये शादी नहीं करना चाहती है। रुद्र ने बिना कुछ कहे ही फोन कट कर दिया और संध्या जी की तरफ देखकर बोला, मोम आपकी पसंद जिस पर आपको नाज है, उसने बिना सोचे समझे इस शादी के लिए ना बोल दिया है। अब आप जिन दोस्तों के सामने बहू रानी का गुणगान किया था, उनके सामने क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। एनीवे, मुझे पहले ही पता था वो लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती। चलिए अब यहाँ से। संध्या जी आंखों में पानी लिए बाहर जाने लगी। निया ने उन्हें कंधों से पकड़ रखा था। वहीं कर्मवीर जी बहुत परेशान थे। सगाई वाले दिन जो लड़की खुद की शादी के लिए इतनी ज्यादा खुश थी, वो अचानक अपने फैसले से कैसे मुकर सकती है। उन तीनों के जाने के बाद रुद्र ने रजिस्ट्रार से जो डॉक्यूमेंट बनवाए थे वो डिस्ट्रॉय करवाए और रुद्र गुस्से से पीछे पलट कर जाने लगा। तभी वो किसी से टकरा गया। रुद्र ने आंखें उठाकर देखा, सामने एक खूबसूरत लड़की थी जिसने ब्लैक साड़ी पहनी थी। रुद्र ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसे उठाते हुए कहा, आप ठीक तो है ना? तो वो रोते हुए बोली, बड़े अजीब इंसान है आप, मुझे नीचे गिराकर पूछ रहे हैं मैं ठीक हूँ कि नहीं। हाय मेरी कमर, कितनी जोर से दर्द हो रहा है। रुद्र ने ध्यान से उठाया और एक चेयर पर बैठा दिया और पास की टेबल से पानी उठाकर उसे दे दिया। उस लड़की ने पानी पिया और शांत हुई, लेकिन अगले ही सेकंड रोने लगी। रुद्र महर को देखकर बोला, आपकी फ्रेंड को मेंटल प्रॉब्लम है क्या? तो महर अफसोस भरे लहजे में बोली, है नहीं पर शायद हो जाएगी। रुद्र ने कहा, ये कहने से क्या मतलब है आपका? सुहानी जो रोने का नाटक कर रही थी वो और ज्यादा रोते हुए बोली, ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ आपको मेरी दुख भरी दास्तान। अब रुद्र कंफ्यूज होकर सुहानी की तरफ देखने लगा। सुहानी आगे बोलती है, एक कमीने ने शादी के वादे किए थे, लेकिन अब बोल रहा है शादी नहीं करेगा। उसे लगता है मैं उसके इंतजार में यही रहकर पागल हो जाऊंगी। ब्लडी बास्टर्ड अपने आप को कहीं का प्रिंस चार्मिंग समझता है, जैसे पूरी दुनिया में किम टी ह्योंग वी के बाद वही सबसे ज्यादा हैंडसम है। कुत्ता कहीं का। सुहानी की अटपटी बातें सुनकर रुद्र को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे अपनी कंडीशन और अपने सामने बैठी अजनबी लड़की की कंडीशन काफी हद तक एक जैसी लग रही थी। उसने सुहानी को दिलासा देते हुए, मेरी भी हालत आप जैसी ही है। किसी ने कहा था वो आ जाएगी मुझसे शादी करने, पर शायद मेरी किस्मत ही खराब है। दिमाग पहले हाई कह रहा था वो नहीं आएगी, पर मेरा स्टूपिड हॉट नहीं मान रहा था और चला आया मैं मुंह उठा के शादी करने कोर्ट में। एंड डोंट वरी, आपको उससे भी अच्छा लड़का मिलेगा। सुहानी ने अपने आंसू पोंछकर एक स्माइल के साथ कहा, मिलेगा नहीं मिल गया। रुद्र ने कंफ्यूज होकर कहा, क्या मतलब? सुहानी ने रुद्र को अपने पास वाली चेयर पर बैठाते हुए कहा, मैं समझाती हूँ आपको, बैठिए यहाँ। सुहानी ने आगे कहा, यहाँ इतनी भीड़ थी लेकिन फिर भी मैं आपसे ही क्यों टकराई। रुद्र ने अपने आईब्रो आपस में जोड़ते हुए कहा, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंट। सुहानी ने आगे कहा, आप और मैं एक ही डेट को क्यों शादी करने आए बोलो। रुद्र ने फिर से कहा, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंट। सुहानी ने कहा, आपकी फियांसे और मेरा फियांसे दोनों ने ही एक साथ क्यों मना किया बोलो बोलो। रुद्र ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उससे पहले सुहानी ने कहा, मैं बताती हूँ आपको, आज पूरी कायनात ने हमारे मिलने की साजिश की है, इसलिए वो कमीना नहीं आया। और आपकी जो भी गाली आपको अच्छी लगे अपनी होने वाली एक्स फियांसे के लिए,
वो नहीं आई। महर को मन ही मन हंसी आ रही थी। सुहानी रुद्र से खुद को गाली देने के लिए बोल रही थी। रुद्र ने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, लेकिन सुहानी ने एक बार फिर उसके बोलने से पहले बोला, इसलिए आपको श्री कृष्ण ने भेजा है मुझ जैसी खूबसूरत कमसिन कली के लिए। सुहानी की बात सुनकर रुद्र ने एक नजर उसे देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, मिस आप जो भी है, बट मुझे किसी से शादी नहीं करनी अभी। सुहानी ने कहा, मैं हूँ मिस सोना। रुद्र ने नाम अपने मन में दोहराया, सोना। सुहानी ने आगे कहा, आप क्या चाहते हैं वो आपको टूटते हुए देख के अपनी जीत की खुशी मनाए। ज्यादा मत सोचिए। उस कर्मजली को आपकी एक्सपियोंसी से तो अच्छी ही दिखती हूँ मैं। उसे भी तो पता चले आप उसके बिना भी खुश रह सकते हैं। क्या ख्याल है, बोलिए। रुद्र ने कहा, लेकिन मैं ऐसे कैसे किसी भी अजनबी से शादी कर लूं जिसके साथ इतने दिनों से रह रहा हूँ। उसने तक धोखा दे दिया तो क्या गारंटी है आप एक अजनबी होकर मेरा साथ देंगी। सुहानी जो अभी तक खूब फनी बनकर बात कर रही थी, एकदम से हाय उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। सुहानी ने रुद्र के हाथ पर अपना हाथ रख कर कहा, क्योंकि जिसका दिल एक बार टूटता है उसे पता होता है दिल टूटने का दर्द क्या होता है, और जो दर्द को बखूबी समझता है वो जानबूझकर वही दर्द किसी को नहीं दे सकता। रुद्र सुहानी की भीगी आंखों को देख रहा था, शायद उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अब थक चुके है ये कदम, चल घर चले मेरे हमदम, होंगे जुदा ना जब तक है दम, चल घर चले मेरे हमदम। रुद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं करना। सुहानी कुछ बोलने वाली थी कि सामने से आवाज आई, भाई आप इनसे शादी कर लीजिए। जब बहुत देर तक रुद्र कोर्ट से बाहर नहीं निकला तो कर्मवीर जी और संध्या जी को चिंता होने लगी थी। निया इसलिए वापस आ गई थी। निया ने आगे कहा, मॉम की हालत भी सुधर जाएगी और सुहानी को भी पता चलना चाहिए, आपको उनसे भी अच्छी वाइफ मिल सकती है। रुद्र ने कहा, बट निया भाई क्या आप चाहते हैं मॉम की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाए? प्लीज कर लीजिए भाई शादी, बस मॉम के खातिर। निया के पीछे से कर्मवीर जी की भी आवाज आई, हाँ बेटा निया सही बोल रही है, अभी मेरे पास अजीत का फोन आया। सुहानी ने कब से खुद को रूम में बंद कर रखा है, और वैसे भी जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। सुहानी ने पहले भी एक बार मना तो किया ही था, अब इससे ज्यादा उसे फोर्स नहीं कर सकते। कर लो शादी, मैं तुम्हारी मॉम को लेकर घर जा रहा हूँ, ओके। इतना बोलकर निया और कर्मवीर जी फिर से बाहर चले गए। रुद्र ने भी हार मानकर रजिस्ट्रार को मैरिज पेपर बनाने का बोल दिया। थोड़ी ही देर में सारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई। गवाह के तौर पर महर और विशाल ने सिग्नेचर कर दिए। विशाल बोलता है, सर एक पिक और क्लिक करवा लीजिए, फिर सारे पेपर रेडी करवा के मैं ले आऊंगा। रुद्र और सुहानी ने पिक क्लिक करवाई। सुहानी पिक में बहुत खुश लग रही थी। रुद्र की पिक भी अच्छी थी बट खुशी नहीं थी। वो सोना को ऐसे खुश देखकर थोड़ा कंफ्यूज था। गाइस अब मैं सुहानी की जेब पूरी स्टोरी में सोना नेम यूज करूंगी। आई होप आपको स्मीजे चाहेगा स्माइल। थोड़ी देर बाद सोना और रुद्र एक कार में थे। रुद्र कार ड्राइव कर रहा था। सोना जब ज्यादा ही बोर होने लगी तो उसने रुद्र से कहा, आप चुप क्यों हो? क्या आपकी फियोंसे कुछ ज्यादा ही अच्छी दिखती थी जो उसके छोड़ने पर इतना दुखी हो गए हो? रुद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं मैं ये सोच रहा हूँ सबकी सब स्टूपिड गर्ल्स मेरे लिए ही बनी है क्या? वो भी तुमसे कम ड्रामेबाज नहीं है। वो शेर और तुम सवा शेर। सुहानी ने मुंह बिगाड़ते हुए अपने मन में कहा, सोना के स्वीटू आप बहुत बदतमीज हो गए हैं। उसे ऐसे मुंह बनाते देख रुद्र ने कहा, ऐसे मुंह क्या बना रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा। पता नहीं कोर्ट में क्या हो गया था जो मैंने हाँ बोल दिया। अगर घर वाले फोर्स नहीं करते ना तो मैं कभी हाँ नहीं बोलता। सोना रुद्र के बोलने से इरिटेट होकर बोली, स्वीटू भूख लगी है, कुछ खिला दो ना। रुद्र ने एक ब्रेक के साथ कार रोककर कहा, क्या कहा तुमने मुझे अभी? सोना ने कहा, यही कि मुझे जोरों की भूख लगी है। रुद्र ने न मैं गर्दन हिलाकर कहा, नहीं नहीं इससे पहले तुमने मुझे किस नाम से बुलाया?
सोना ने कुछ याद करते हुए कहा, स्वीटू थ्रोइंग किसेस। अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा लगे या ना लगे, मैं तो बुलाऊंगी इसी नाम से आपको। रुद्र ने आंखें छोटी करके कहा, क्या तुम मेरा और सोना का पीछा कर रही थी पहले? सोना ने आंखें बड़ी करके कहा, आपका दिमाग खराब है। भले मैं अपना ही पीछा कैसे कर सकती हूँ? एंड में आपके साथ कब थी? सोना ने फ्लो में रुद्र को स्वीटू बोल दिया था। अब उसके लिए रुद्र के शक को दूर कर पाना मुश्किल हो रहा था। रुद्र ने अपनी बात करेक्ट करते हुए कहा, तुम मेरा और सुहानी का पीछा कर रही थी। सोना ने रुद्र को घूरते हुए कहा, अब ये सुहानी कौन है जो बिना लाइसेंस के हमारी बातों में घुस रही है? रुद्र ने कहा, बात को घुमाओ मत। आई थिंक तुम हमारा पीछा कर रही थी और तुमने ही सोना को भड़काया होगा शादी ना करने के लिए, और फिर मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जानबूझकर मुझसे टकराई होगी ताकि मेरा ध्यान तुम पर चला जाए और तुम। सोना ने रुद्र को बीच में टोक कर कहा, ओह मिस्टर, फुल स्टॉप लगाओ इस घटिया प्लान पर। कितना कीचड़ भरा है दिमाग में, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? मैंने ये सब जानबूझकर किया। वन मोर थिंग, पहले तो किसी एक लड़की के बारे में बात करो। रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने एक ही लड़की के बारे में बात की है। सोना ने दांत दिखाते हुए कहा, नो, आप भूल गए। मैं याद दिलाती हूँ, कभी आप गा रहे हैं अपनी सुहानी की कहानी, कभी आप बता रहे हैं थी आपकी फियांसे सोना जिसे नहीं चाहते थे आप खोना। रुद्र ने गुस्से से कहा, मैं यहाँ सीरियस होकर तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम्हें शायरी बाजी दिखानी है। सुहानी ने हंसते हुए कहा, अगर आपको यूं गुस्सा करके अपना खून जलाना है तो जलाए, आपकी मर्जी, लेकिन मुझे ऐसे किसी काम का शौक नहीं है। बी हैप्पी, बी कूल। एम आई राइट मिस्टर फूल? रुद्र ने कहा। फूल किसको बोला? स्टूपिड। सोना ने आंखें मटकते हुए कहा, आपको और किसको? आपको हमारे अलावा दूर दूर तक कोई सजीव प्राणी नजर आ रहा है? नहीं ना, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि मैं जो बोलूंगी आपको ही बोलूंगी। सॉरी, गाली दूंगी। रुद्र ने खुद के गुस्से को एक लंबी सांस छोड़कर कंट्रोल करते हुए कहा, मैं सुहानी को ही सोना बोलता हूँ एंड उसके अलावा कोई मुझे स्वीटू नहीं बुलाता। तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि तुम मेरी और सोना की जासूसी कर रही थी। रुद्र की बात सुनकर सोना जोर जोर से हंसने लगी। रुद्र के माथे पर बल पड़ गया और उसने कहा, अब ये कौन सा नया ड्रामा है? सोना बस जोर जोर से हंसे जा रही थी। तभी एक लेडी ने कार का मिरर नॉक करके कहा, सारा हनीमून यही गाड़ी में मनाना है क्या? कब से ये गाड़ी यही खड़ी है? सामने मेरी शॉप है, इस गाड़ी की वजह से ग्राहक नहीं आ रहे हैं, हटाओ यहाँ से। रुद्र उस औरत की बात सुन रहा था और सोना नॉन स्टॉप हंसे जा रही थी। रुद्र ने जब गुस्से से पलट के उसे देखा तो सोना ने अपनी हंसी कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करके कहा, सॉरी। रुद्र ने जैसे ही अपना रुख उस औरत की तरफ किया, सुहानी फिर से हंसने लगी। उस औरत ने कंफ्यूज होकर कहा, इस गाड़ी में लाफिंग गैस छोड़ दी है क्या? तो सोना ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, आंटी जी देखिए, हमारी आज ही शादी हुई है। क्या आप बता सकती हैं आप अंकल को प्यार से किस नाम से बुलाती है? प्लीज आंटी जी। तो उस लेडी ने शर्माते हुए कहा, मैं उन्हें हबी कहकर बुलाती हूँ, ये काफी मॉडर्न निक नेम है आंटी जी। सोना ने हंसते हुए कहा। रुद्र ने उस लेडी से सॉरी बोला और कार स्टार्ट कर दी। वो थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक सोना ने ब्रेक पर अपना पैर रख दिया और एक झटके के साथ गाड़ी रुक गई। रुद्र को लग रहा था कहीं गुस्से में उसका सर ही न फट जाए। उसने सोना को देखते हुए कहा, लगता है जीने से मन भर गया है तुम्हारा, जो तुम रुद्र राजशेखर को इतना गुस्सा दिला रही हो। सोना ने उसे शांत करते हुए कहा, कूल डाउन स्वीटू, जस्ट 1 मिनट। फिर उसने मिरर नीचे करके एक लेडी को आवाज देते हुए कहा, आंटी जी हम जल्दी में है, प्लीज 2 ग्लास स्ट्रॉबेरी जूस। और एक औरत अगले 5 मिनट में रुद्र की कार के पास 2 ग्लास जूस के साथ खड़ी थी। सोना ने उससे जूस के ग्लास लिए और एक ग्लास में से एक शिप लेकर कहा, वाह लाजवाब। रुद्र ने अपने पर्स से पैसे निकालकर कहा, कितने हो गए?
उस लेडी ने कहा, बेटा 100 रुपए। सोना ने उससे पूछा, आंटी जी हम ना न्यूली मैरिड कपल हैं, तो क्या आप बता सकती है आप अंकल को प्यार से क्या बुलाती हैं? उस लेडी ने शाही स्माइल के साथ कहा, मैं बंटी के पापा को कभी कभी हबी कहकर बुलाती हूँ। ये सुनकर सोना बहुत खुश हो गई और रुद्र को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये पागल लड़की साबित क्या करना चाहती है। रुद्र ने फिर से कार स्टार्ट कर दी। सोना ने कहा, फर्स्ट आंटी भी अपने हस्बैंड को हबी बुलाती है और सेकंड आंटी भी अपने हस्बैंड को हबी बुलाती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई एक दूसरे वाले कपल की जासूसी कर रही है? रुद्र ने झुंझला कर कहा, हबी जस्ट अ निकनेम स्टूपिड। सोना ने हंसते हुए कहा, वेरी फनी स्वीटू, तो आप एक स्टूपिड हो बिकॉज स्वीटू जस्ट अ नेम फॉर डियर लवर एंड हस्बैंड, अंडरस्टैंड? रुद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, ओक फाइन, प्लीज भगवान के लिए अब कुछ मत बोलना वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। तो सोना ने जूस रुद्र के सामने करते हुए कहा, ठंडा ठंडा कूल कूल जस्ट फॉर मिस्टर फूल फूल। रुद्र का मन कर रहा था सोना को गाड़ी की खिड़की के बाहर फेंक दे, लेकिन बेचारे ने शादी कर ली थी। सोना ने रुद्र का फेस देखकर कहा, क्या हुआ, मुझसे शादी करने का अफसोस हो रहा है? छ छ छ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मुझसे छुटकारा पाने के लिए स्वीटू अब हो गई बहुत लेट। रुद्र सोना की शायरी बाजी सुनकर पूरी तरह से इरिटेट हो चुका था। उसने झुंझलाते हुए खुद से कहा, क्या सभी सिंगर और शायर मेरे ही गले बांधने थे गॉड आपको? रुद्र ने भले ही धीरे बोला था लेकिन सोना के तेज कानों ने सब सुन लिया था। सोना चाहते हुए बोली, ओ मेरे प्यारे हब्बी, माय स्वीटू, माय बेबी, आपको सॉन्ग्स इतने पसंद है? रुद्र ने कहा, बकवास बंद करो। तो सोना ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, डोंट वरी स्वीटू, मुझे सॉन्ग भी आते हैं, मैं जरूर सुनाऊंगी। रुद्र ने कहा, नहीं नहीं मेरी माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं पक गया हूँ, शायरी सुन के ही सॉन्ग तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे। रुद्र की गाड़ी एक बड़े से विला के सामने रुक जाती है। सोना वो विला देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि ये रुद्र का वो घर तो नहीं था जहां वो पहले गई थी और जहां रुद्र के बाकी फैमिली मेंबर रहते थे। रुद्र ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, चलो अब अंदर, इस गाड़ी में बसने का सोच लिया है क्या? सोना जल्दी से गाड़ी से उतरती है। रुद्र घर के अंदर चला गया। सोना वहीं दरवाजे पर खड़ी थी। रुद्र सीढ़ियां चढ़ने ही वाला था कि उसे महसूस हुआ सोना उसके साथ नहीं है। रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा, सोना दरवाजे में ही खड़ी थी। रुद्र ने आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर कहा, अब क्या दरवाजे पर कोई तुम्हारा स्वागत करने आएगा या वहां से हेलीकॉप्टर से अंदर आने का इरादा है? सोना ने इतराते हुए कहा, ओ स्वीटू, नई नवेली दुल्हन का स्वागत नहीं करोगे? और वैसे मेरे स्वीटू इतने अमीर भी है कि वो मुझे हेलीकॉप्टर से अंदर बुला सके, बस मैं ही खर्चा नहीं करवाना चाहती। रुद्र अजीब नजरों से सोना को घूर रहा था। सोना ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा कर कहा, ऐसा ना देखो, हमको लज्जा आवत है। रुद्र ने अपना माथा पीटते हुए कहा, अब ये कौन सी लैंग्वेज है इडियट? सोना ने झट से अपने चेहरे के आगे से हाथ हटाते हुए कहा, न्यूली मेड बाय सोना जस्ट फॉर यू मिस्टर टैंटोना। रुद्र को देखकर लग रहा था सब उसके दिमाग के ऊपर से हवा की रफ्तार से निकल गया। रुद्र ने सोना की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और कंफ्यूज होकर बोला, टैंटोना, व्हाट मीन्स ऑफ टैंटोना? सोना ने हंसते हुए कहा, टैंटोना इक्वल्स टू टॉन्ट बाय सोना। सोना के स्वीटू आपको टॉन्ट मारती है ना, आपकी सोना तो आप हुए ना टैंटोना। रुद्र सोना को हाथ पकड़कर घर के अंदर लाने लगा। सोना ने पैर पटकते हुए कहा, ये सरासर गलत बात है स्वीटू। नई दुल्हन का कितने अच्छे से स्वागत होता है, उसके ससुराल में एक लोटे को लात मरवाते हैं, पैरों को खून जैसे लाल करके चुड़ैल जैसे पैरों की छाप छुड़वाते हैं और फिर पुलिस जैसे पानी में अंगूठी ढूंढवाते हैं और चोरों जैसे घूंघट निकाल कर चेहरा भी छुपवाते हैं। रुद्र ने झटके से सोना के हाथ को खींचकर उसे बिल्कुल अपने सामने करके बोलता है, तुम कभी नॉर्मल इंसान की तरह बात कर सकती हो? इतनी वाहियात शादी के बाद दुल्हन के ऐसे स्वागत की डेफिनेशन मैंने आज तक नहीं सुनी।
सोना ने हंसते हुए कहा, क्योंकि ये मास्टरपीस मैंने सिर्फ अपने स्वीटू के लिए बनाई है। बिकॉज यू आर स्पेशल फॉर मी। रुद्र ने कहा, प्लीज मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेशन मत बनाओ, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए मुझे। अब समझ आ रहा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं आया होगा तुमसे शादी करने के लिए। चलती फिरती एंटरटेनमेंट की दुकान से भला कौन शादी करना चाहेगा। खैर छोड़ो, अब तो शाम भी होने वाली है। मेरे घर में तुम्हें कल लेके जाऊंगा। बिकॉज मैं नहीं चाहता मेरी मॉम के सामने और बाकी घर वालों के सामने तुम अपनी ये पागलपंती वाली हरकतें करो। फिर रुद्र फ्रस्ट्रेशन वाला लुक देकर बोला, दी वैसे यार तुम थकती नहीं हो ये पागलपंती करने से, कैसे कर लेती हो ये। सोना ने अपने कंधे से बाल एक साइड झटकते हुए कहा, क्या करूं स्वीटू, सबको आती नहीं और सोना की जाती नहीं। रुद्र ने इरिटेट होते हुए अपनी आंखें भींच ली। सोना ने पपी फेस बनाकर बोला, ओ स्वीटू, तुम भी मुझे कुछ बोल सकते हो उसी वे में जैसे मैं बोलती हूँ। तो रुद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा ये अधिकार भी है। वैसे मैं इतनी अच्छी और महान टॉन्ट मारने वाली कलाकार को क्या ही बोल सकता हूँ। सोना ने एक प्राउड वाली स्माइल के साथ कहा, हाँ वो तो मैं हूँ, पर आप भी मेरी तरह बोल सकते हो। जैसे आपको मेरी हरकतें पागलों जैसी और बच्चों जैसी लगती है तो छोटी बच्ची हो क्या, ऐसे वाले डायलॉग चिपका सकते हो मेरे ऊपर। रुद्र ने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, व्हाट, चिपका सकता हूँ क्या यार, ये कौन सी लैंग्वेज है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर बोलता हूँ, मेरी माँ प्लीज मेरे घर वालों के सामने ऐसा कुछ मत बोलना। सोना ने अपना एक हाथ उठाकर रुद्र को आशीर्वाद देने वाली स्टाइल में कहा, तथास्तु वत्स, आपकी मनोकामना पूरी की जाएगी। ये सोना अपने एक लौते स्वीटू की इज्जत ऐसे ही मिट्टी में हरगिज नहीं मिलने देगी। आप बेफिक्र होकर खाना बनाइए। रुद्र ने झट से अपने जुड़े हुए हाथ नीचे करते हुए कहा, क्या कहा मैं खाना बनाऊं? अब ये मत बोलना तुम्हें खाना भी नहीं आता। तो सोना ने कहा, नहीं आवत। रुद्र ने कहा, मुझे लगता है तुम ना एलियन हो, इतनी बड़ी हो गई हो खाना बनाना नहीं आता, कभी सीखा नहीं क्या। सोना ने अपनी उंगली में अपने बालों की लट उलझाते हुए कहा, मैंने ट्राई किया था सीखने का, कुछ नहीं समझ आवत, सब ऊपर से हवाई जहाज के जैसन जावत। रुद्र ने न में सर हिलाते हुए कहा, हे भगवान, कौन सा दुष्कर्म कर दिया था मैंने। रुद्र ने कहा, तुम यूपी बिहार साइड से हो क्या, जो थोड़ी थोड़ी भोजपुरी बोल रही हो। सोना ने कहा, नहीं, बॉर्न प्लेस मुंबई ही है। और वैसे, सोना ने गुनगुनाते हुए कहा, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। रुद्र ने कहा, तुमसे बहस करने में तो कोई नहीं जीत सकता, हटो यहाँ से, अब महारानी को खाना भी बनाकर खिलाओ। सोना गाना गाते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। यू कैन कॉल मी महारानी, रानी रानी, ये सॉन्ग बहुत अच्छा, आप लोगों को भी सुनना चाहिए। रुद्र ने उसे सीढ़ियों पर जाते हुए देखकर कहा, लेफ्ट साइड में सेकेंड रूम में चली जाओ, एंड उसके कबाट में मेरे कुछ कपड़े हैं वो पहन लो। रुद्र इतना बोलकर खुद भी सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, लेकिन वो राइट साइड के रूम में गया और वहां से फ्रेश होकर उसने कैजुअल कपड़े पहने और फिर किचन में चला गया। किचन में जाकर रुद्र ने अपना सर पीटते हुए कहा, अब इस महारानी को पसंद क्या है वो तो पूछा ही नहीं। और फिर गहरी सांस लेकर रुद्र कुछ बनाने लगा। रुद्र ने कुछ सोचकर अजीत जी को कॉल किया। अजीत, हेलो रुद्र बेटा। रुद्र, अंकल मैंने शादी कर ली है तो अब सोना को बोल दीजिएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने तो पहले ही सबसे बोला था कि उसे मुझसे शादी नहीं करनी, आप सभी नहीं मान रहे थे। खैर छोड़िए, अब मैं फोन रखता हूँ, मुझे कुछ काम है। अजीत जी हताश होकर बस फोन के घूरते हुए देखने लगे। जया जी ने उन्हें ऐसे देखकर पूछा, क्या हुआ? तो अजीत जी ने गहरी सांस लेकर कहा, रुद्र ने शादी कर ली। तो जया जी के फेस पर स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद जया जी ने अपनी बेटी का मनपसंद मूंग का हलवा बनाया था। वहीं फेक सुहानी अपने रूम में बैठकर अपने फोन को घूर रही थी। उसने किसी को कॉल किया था लेकिन वो उसका फोन पिकअप नहीं कर रहा था। 4 रिंग बाद सामने से इरिटेटिंग आवाज आई। क्या है रिमी, क्यों फोन कर रही हो? रिमी ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा, मैंने अपना काम कर दिया लेकिन तुमने अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया।
और मैं और नाटक नहीं कर पाऊंगी। जल्द से मुझे यहाँ से निकालने का रास्ता बताओ। सामने से फिर से इरिटेटिंग टोन में आवाज आई। कम ऑन डार्लिंग, अभी तो बस एक हफ्ता हुआ है, तुम भी थोड़ा एक्सपीरियंस करके देखो सुहानी परमार की लाइफ को, और अब फिर से डिस्टर्ब मत करना। और फिर वो शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, वरना तुम तो जानती ही हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। डार्लिंग, इतना बोलने के साथ ही फोन कट हो गया। रिमी की आंखों में आंसू आ गए। जया जी ने दरवाजा नॉक करते हुए कहा, लाडो आजा, खाना लगा दिया है, तेरी पसंद का मूंग दाल का हलवा बनाया है। रिमी ने उठकर दरवाजा खोल दिया तो जया जी खुश होते हुए बोलती हैं, लाडो अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, रुद्र की शादी हो गई है आज, अब कोई तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा, तुम खुद को हट मत करना बच्चा। इतना बोलने के साथ ही जया जी का गला भर आया और उन्होंने आगे बढ़कर रिमी को सुहानी समझ के गले लगा लिया। जया जी का इतना प्यार देखकर रिमी की आंखों में नमी आ गई। वो मन ही मन बोली, कितनी खुशनसीब है आपकी बेटी जिसे आप जैसी माँ मिली है। फिर वो दोनों डाइनिंग टेबल पर जाकर एक एक चेयर पर बैठ गई। अजीत जी भी चुपचाप अपना खाना खा रहे थे, उन्होंने रिमी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और रिमी ने भी अक्सर सुना है सबके पापा बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, शायद सुहानी के भी होंगे, क्योंकि उसके पास फैमिली के नाम पर बस उसका एक छोटा भाई था, बाकी उसे माँ और पापा का प्यार तो कभी नसीब ही नहीं हुआ। लेकिन जया जी को अजीत जी का सुहानी को इग्नोर करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, तो वो उन्हें गुस्से से घूर रही थी। शेखर विला में संध्या जी परेशान थी और उन्हें परेशान देखकर करणवीर जी भी परेशान थे। एक्चुअल में उन्हें जानना था रुद्र ने शादी की भी है या नहीं, और अगर शादी कर ली है तो वो अभी तक घर क्यों नहीं आया। निया 2 कप कॉफी लेकर आते हुए बोली, मॉम डैड आप ज्यादा मत सोचिए, आपने बोला ना आपको डिनर नहीं करना, तो देखिए आपकी शहजादी आपके लिए काफी बना कर लाई है, वो भी अपने हाथों से जरा टेस्ट करके बताइए ना कैसी बनी है। करणवीर जी ने स्माइल करते हुए दोनों कप ले लिए और निया के सर पर हाथ फेरकर बोले, जाओ बहुत लेट हो गई है, सो जाओ तुम। तो निया स्माइल करती हुई वहां से चली गई। रुद्र का प्राइवेट विला। रुद्र खाना बनाने के बाद उसे डाइनिंग टेबल पर लगा रहा था, तभी उसे पायलों की आवाज आई। उसने ऊपर नजर करके देखा तो बस देखता ही रह गया। सोना ने नेवी ब्लू कलर की नाइटी पहन रखी थी जो बस उसके थाई तक ही थी और उसके ऊपर नेट का सर्ग डाल रखा था। उसके बाल हल्के गीले थे। सोना जब तक टेबल तक ना पहुंची रुद्र बस उसे ही घूरे जा रहा था। सोना ने स्माइल करते हुए कहा, क्या हुआ स्वीटू? तब जाकर रुद्र होश में आया और अपनी नजरें नीचे करते हुए बोला, ये क्या आधे अधूरे कपड़े पहनकर घूम रही हो? शर्म बिल्कुल ही बेच खाई है। तो सोना ने कहा, नहीं कुछ नहीं खाया अभी तक, अब खाऊंगी आपका बनाया हुआ टेस्टी फूड। रुद्र ने उसकी प्लेट में खाना सर्व किया और फिर एक प्लेट में अपने लिए। दोनों शांति से खाना खा रहे थे, दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। सोना ने अपना खाना जल्दी ही खत्म कर लिया और रुद्र से बोली, मुझे कुछ पैसे चाहिए। रुद्र ने कंफ्यूज होकर कहा, अब इस वक्त क्या करोगी? तो सोना ने कहा, आपका काम है देना, बस वही कीजिए। तो रुद्र ने अपने हाथ धोए और पर्स निकालकर कुछ ढूंढने लगा, लेकिन सोना ने वो पर्स छीन लिया और उसके अंदर जितने भी पैसे थे सारे निकालकर रुद्र के सर पर फेरने लगी। रुद्र उसके पागलपन को बस सहने की कोशिश कर रहा था। फिर सोना ने वो पैसे वापस रुद्र के पर्स में डालकर उसके हाथ में देते हुए कहा, पहली रसोई का नेग है इसमें स्वीटू। रुद्र आंखें बड़ी करके बोलता है, व्हाट? तो सोना अपनी पलकें बार बार झपका कर बोली, ये आपने नहीं सुना, शादी के बाद ऐसी कोई रस्म होती है। मैंने तो बहुत सुना और देखा है टीवी में, शादी के बाद पहली रसोई होती है। अब हस्बैंड करे या वाइफ क्या ही फर्क पड़ता है। रुद्र ने कहा, तुम्हें डॉक्टर से चेकअप की जरूरत है ये देखने के लिए कहीं तुम पागल तो नहीं हो क्या? बेतुकी बातें करती रहती हो हर समय, कभी खाना बना कर दो, कभी पैसे दो, और ये नेग हद है मतलब। सोना अपनी जगह से खड़ी हुई रुद्र के दोनों गालों को पिंच करके बोली, अब हमारी जोड़ी थोड़ी अलग है तो हरकतें भी अलग होगी ना। रुद्र फिर से उसे कंफ्यूज नजरों से देखने लगा। सोना ने कहा, मुझे खाना खाने का शौक है और आपको बनाना आता है। मुझे सोने का शौक है और आपको उठाना आता है।
क्या ही अजीबो गरीब जोड़ी है हमारी। मुझे उड़ाने का शौक है और आपको कमाना आता है, रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा। बस इन गानों का कचरा कर दी तुम। अगर ये गाना खुद भी तुम्हारे मुंह से ये बोल सुन ले, बेचारा खुद सुसाइड कर ले। फिर सोना के हाथों को झटक कर रुद्र खड़ा हुआ और अपने रूम की तरफ चला गया और सोना भी उसके पीछे पीछे। रूम के पास आते ही रुद्र ने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया और फिर सोना को एक नजर देख के बोला, उसी रूम में जाकर सो जाओ। तो सोना ने रोकते हुए कहा, अरे स्वीटू, सुहागरात की रस्म बाकी है अभी। ये सुनकर तो मानो रुद्र की आंखें बाहर आने को हो गई थी। क्या पागल लड़की मिली है उसे, सोना ने कहा। मुझे खाना खाने का शौक है और आपको बनाना आता है। मुझे सोने का शौक है और आपको उठाना आता है। क्या ही अजीबो गरीब जोड़ी है हमारी। मुझे उड़ाने का शौक है और आपको कमाना आता है, रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा। बस इन गानों का कचरा कर दी तुम। अगर ये गाना खुद भी तुम्हारे मुंह से ये बोल सुन ले, बेचारा खुद सुसाइड कर ले। फिर सोना के हाथों को झटक कर रुद्र खड़ा हुआ और अपने रूम की तरफ चला गया और सोना भी उसके पीछे पीछे। रूम के पास आते ही रुद्र ने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया और फिर सोना को एक नजर देख के बोला, उसी रूम में जाकर सो जाओ। तो सोना ने रोकते हुए कहा, अरे स्वीटू, सुहागरात की रस्म बाकी है अभी। ये सुनकर तो मानो रुद्र की आंखें बाहर आने को हो गई थी। क्या पागल लड़की मिली है उसे, रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग खराब है, हम आज ही मिले हैं। तो सोना ने तपाक से कहा, और आज ही हमारी शादी हुई है। तो रुद्र ने कहा, पागल लड़की, पहले मुझे अच्छे से जान तो लो, उसके बाद अगर हम दोनों को इस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल फील हुआ तो ही हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो सोना ने रोनी सूरत बनाकर कहा, और अगर कंफर्टेबल फील नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। तो रुद्र ने एक शब्द में जवाब दिया, डाइवोर्स। सोना ने रोते हुए ऊपर की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए, मैं लूट गई, तबाह हो गई कि इतना बेरहम पति दिया है आपने। पहली ही रात को डाइवोर्स की बातें कौन करता है भला, रुद्र ने कहा। चुप हो जाओ मेरी माँ, ज्यादा फिल्मी बनने की जरूरत नहीं है। तो सोना ने जल्दी से अपना फेस नॉर्मल करके कहा, ठीक है, नहीं हो रही फिल्मी, लेकिन मैं दूसरे रूम में तो बिल्कुल नहीं सोना चाहती हूँ। तो रुद्र गहरी सांस लेकर दरवाजे से हट गया। सोना अंदर आई और रूम को देखने लगी। रुद्र ने बेड से पिलो उठाकर कहा, मैं काउच पर सो जाऊंगा। सोना ने कहा, लेकिन बेड भी तो आपके घर का है। तो रुद्र ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, फाइन, मैं सो जाऊंगा बेड पर, तुम काउच पर सो जाओ। सोना ने रोनी शक्ल बनाकर कहा, आप बहुत गेंदे ही, मतलब आप मुझे रोकेंगे नहीं कि मैं बेड पर सो जाऊं। रुद्र ने कहा, तुम्हारी नौटंकी तुम्हें मुबारक हो, जहाँ सोना है सो जाओ, आई डोंट केयर। और रुद्र बेड की एक साइड जाकर लेट गया। सोना ने एक स्माइल की और फिर रुद्र की दूसरी साइड लेट गई। रुद्र ने कसकर आंखें भींचते हुए कहा, ओ गॉड, कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने इससे शादी करने की सोची। सोना जो बिल्कुल उसके पास थी, उसके कान के पास गर्म सांसें छोड़ते हुए बोली, मनहूस नहीं स्वीटू, शुभ घड़ी थी। रुद्र झट से पलट गया, जिससे सोना बेड पर गिर गई और रुद्र उसे आंखें छोटी करके घूरने लगा। सोना ने अपने मन में कहा, सोना, तेरा मजाक तुझ पर ही भारी ना पड़ जाए। रुद्र अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करनी है ना तुम्हें। हर पति का फर्ज होता है कि वो अपनी वाइफ की हर ख्वाहिश को पूरा करे, तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश कैसे अधूरी छोड़ सकता हूँ। सोना अपना स्लाइवा निगलते हुए पीछे खिसकती जा रही थी। रुद्र ने अब तक शर्ट के 3 बटन खोल दिए थे, जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट विजिबल होने लगी थी। सोना ने अटकते हुए कहा, मैं तो बस। उसके बाकी के शब्द उसके मुंह में ही अटक गए, क्योंकि वो खींचते हुए बेड के एकदम किनारे पहुंच गई थी और गिरने वाली थी। रुद्र ने उसका पैर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। सोना अब बिल्कुल रुद्र की बॉडी के नीचे थी और भीगी बिल्ली की तरह दुबकते हुए अपनी दोनों आंखें भींच रखी थी, जिससे रुद्र को हंसी आ गई। रुद्र ने आगे बढ़कर साइड लैंप ऑफ किया तो सोना को लगा रुद्र उसे किस करेगा, जिस वजह से वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज प्लीज, नो नो, मैं तो बस। लेकिन जब उसे एहसास हुआ रुद्र तो अपनी साइड जाकर आराम से सो चुका था, तो उसे बहुत गुस्सा आया।
इतनी देर से रुद्र सिर्फ उसे डरा रहा था। रुद्र भी करवट लेकर मुस्कुरा रहा था। पाखी कपूर का घर। रात के 2 बज गए थे, लेकिन विक्की और पाखी अब भी बस ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहे थे। वो सेलिब्रेट कर रहे थे। सुहानी की शादी रुद्र से नहीं हुई। अब बारी थी नेक्स्ट मूव की, जो था विक्की का सुहानी को शादी के लिए राजी करना, उसकी मर्जी से या जबरदस्ती से। विक्की भी सुहानी और अपनी शादी के सपने सजा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था जिससे वो शादी करना चाहता है वो तो असली सुहानी है ही नहीं। पाखी अपनी काबिलियत पर बहुत खुश थी। आखिर उसने सुहानी के दिमाग में ये डाल ही दिया कि रुद्र उसके लिए सही चाल लड़का नहीं है। लेकिन किसी को नहीं पता था इस खेल का असली मास्टरमाइंड कोई और ही है। वहीं महर को राम ने एक होटल में रूम दिलवा दिया था। तो महर उसी होटल रूम में बैठी थी। उसके सामने एक लैपटॉप रखा था। महर ने लैपटॉप में टाइप किया, प्लान इज सक्सेसफुल। सामने से थम्स अप वाला इमोजी आया और महर के फेस पर एक स्माइल आ गई। महर जिस प्रोफाइल पर मैसेज कर रही थी उस पर लिखा था डॉक्टर अवस्थी। डॉक्टर अवस्थी का एक और मैसेज आया, सुहानी की अभी अभी सर्जरी हुई है, उसे मेडिसिन जरूर दे देना। महर ने रिप्लाई में बस ओके लिखकर सेंड किया और अपना लैपटॉप बंद करके सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग रुद्र की आंखें सोना की चीख सुनकर खुली। रुद्र ने झल्ला कर कहा, यार सुबह सुबह लोगों को कोयल की आवाज सुनने को मिलती है और तुम चुड़ैल के जैसे क्यों चिल्ला रही हो? सोना ने डरते हुए कहा, वो छिपकली है बाथरूम में। रुद्र ने कहा, तुम्हें किसी चीज से डर भी लगता है? वाओ सो इंटरेस्टिंग। अब तो तुम उस छिपकली के साथ ही बाथरूम रोमांस करोगी। इतना बोलकर रुद्र अपनी जगह से उठा और सोना का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बाथरूम में लॉक कर और अपने हाथ झाड़ते हुए बोला, अब होगा हिसाब बराबर। बाथरूम से सोना की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। रुद्र ने हंसते हुए कहा, आई होप तुम बहुत एंजॉय कर रही हो छिपकली के साथ बाथरूम रोमांस। और हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा जब तक मैं चैन से रेडी ना हो जाऊं। रुद्र ने कपबोर्ड से अपने कपड़े ले और दूसरे रूम में फ्रेश होने चला गया। सोना मुंह में उंगली लिए एक टक छिपकली को देख रही थी। वो छिपकली जैसे ही दीवार पर आगे बढ़ती, सोना का हॉट के साथ गुर्दे फेफड़े सब हिल जाते। सोना ने खुद को शांत करते हुए कहा, सोना तुम एक प्यारी सी छोटी सी मासूम सी छिपकली से कैसे डर सकती हो? कम ऑन सोना, यू आर नॉट अ चाइल्ड। उस छिपकली ने जैसे ही अपनी पूंछ हिलाई, सोना की सारी हिम्मत रफू चक्कर हो गई और वो चीखते हुए बोली, मम्मी पापा। फिर गहरी सांस लेकर छिपकली को देखकर बोली, अब सोना ना तुमसे फ्रेंडशिप करेगी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही तूने सोना। हेलो छिबू, क्या हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं? वो बेचारी छिपकली भी सोना की अजीबोगरीब हरकतें देखकर वहां से जाने लगी। सोना ने कहा, ओ वाह छिबू, तुम तो बहुत जल्दी पक्की वाली दोस्त बन गई। सोना भी छिपकली के जाने के बाद आराम से नहा लेती है, लेकिन कपड़े नहीं थे तो वो टॉवल लपेटकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन जब दरवाजा खोलती है तब याद आता है रुद्र तो उसे बाथरूम में ही लॉक कर गया। सोना ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, दिस इज नॉट फेयर स्वीटू। रुद्र भी रेडी हो चुका था। उसने ब्लैक टैक्सिडो पहना था जो उसकी हैंडसम पर्सनैलिटी पर बहुत जच रहा था। फिर उसने अपने सेक्रेटरी को कॉल करके सोना के लिए रेड साड़ी मंगवाई। रुद्र वो साड़ी लेकर रूम में आया और बाथरूम का डोर खोलते हुए बोला, कहाँ है छिपकली? लेकिन सामने सोना को पिंक टॉवल में देख के उसके दिमाग के सारे फ्यूज ही उड़ गए। सोना आंखें छोटी करके रुद्र को घूर रही थी। वहीं रुद्र बस एक टक सोना के लंबे गोरे पैरों को देख रहा था। टॉवल सिर्फ थाइस तक था तो उसके पैर रिवील हो रहे थे। सोना ने अपने गीले बालों को झटकते हुए कहा, बहुत ताड़ लिया मुझे, अब कपड़े दे दीजिए। रुद्र हड़बड़ाकर बोलता है, तुम कितनी बेशर्म हो। सोना ने कहा, ओ रियली स्वीटू, मैं बेशर्म हूँ यार। रुद्र ने लगभग फेंकते हुए सोना को साड़ी और बाकी कपड़े दिए जो उसने सेक्रेटरी से मंगवाए थे और बाथरूम से लंबे लंबे कदम भरते हुए बाहर निकल गया। सोना की बॉडी फिटिंग के हिसाब से ब्लाउज और पेटीकोट बिल्कुल फिट आ रहा था। ये देखकर सोना के चेहरे पर स्माइल आ गई। कम से कम रुद्र ने उसे ढंग से देखा तो है। थोड़ी देर बाद रुद्र और सोना कार में थे। रुद्र ड्राइव करते हुए सोना से बोल रहा था,
मेरी मॉम के सामने अपनी पागल हरकतों पर थोड़ा कंट्रोल रखना। उनके सामने अगर कुछ भी उठपटांग किया ना तो रात को तो सिर्फ मजाक कर रहा था, इस बार सच में डाइवोर्स दे दूंगा। मेरी मॉम सोना को बहुत पसंद करती हैं, लेकिन सोना मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए वो शादी करने नहीं आई। मैं ये नहीं बोल रहा तुम उसके जैसा बिहेव करना, तुम जैसी हो सही हो, बस पागलों वाली हरकतें मत करना। सोना ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोला, पहले तो तुम अपनी एक्स फियांस को उसके नाम से बुलाओ, बिकॉज सोना इज ओनली वन एंड इट्स मी, ओके? रुद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, ओके फाइन, सुहानी मेरी मॉम को पसंद है। सोना ने स्माइल करते हुए कहा, यस लाइक दिस एंड डोंट वरी, मैं सासू माँ के सामने अपने एकलौते पति की इज्जत का फालूदा नहीं बनने दूंगी। क्योंकि सोना से देखा नहीं जाता अपने स्वीटू का रोना। रुद्र ने उसे घूर कर देखा तो सोना ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, कैसा लगा मेरा मजाक? रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी तरह निहायत ही घटिया। दोनों लड़ते झगड़ते राजशेखर विला पहुंच गए थे। रुद्र ने संध्या जी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो उनकी बहू को लेकर आ रहा है, तो वो दरवाजे पर पूरी तैयारी के साथ उनके स्वागत के लिए खड़ी थी और पास में निया भी। दोनों के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी। सोना को रेत साड़ी में रुद्र के साथ देखकर संध्या जी की आंखों में नमी आ गई। वो उसकी जगह सुहानी को देखना चाहती थी, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। सोना ने चावल के लोटे को अपने दाएं पैर से गिराया और फिर लाल घोल के थाल में पैर रखकर आंगन में अपने कदमों की छाप छोड़ते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। वो डेसे सारी विधि कर रही थी। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ रही थी, क्योंकि उसे सोना की अजीबोगरीब डेफिनेशन याद आ रही थी जो उसने रुद्र को फार्म हाउस में आने पर बताई थी। रुद्र संध्या जी को खुश देखकर खुश था। अब शायद उनकी तबीयत खराब नहीं होगी। संध्या जी ने मंदिर में दोनों को जोड़े से पूजा करवाई और फिर सोना नियाचार से बात करने में बिजी हो गई। उधर सुहानी के घर पाखी और विक्की दोनों आए हुए थे। रिमी उन्हें कंफ्यूज होकर देख रही थी, क्योंकि उसे सिर्फ सुहानी के मम्मी पापा के बारे में पता था। पाखी ने सुहानी से कहा, यार सुहानी, तुमने शादी नहीं की और हमें कुछ बताया भी नहीं। जया जी ने कहा, मेरी लाडो अभी सिर्फ 20 साल की है, जब इसका मन करेगा और जिससे करेगा उससे शादी करवाऊंगी मैं इसकी। पाखी ने झूठी स्माइल करते हुए कहा, जी आंटी, मुझे सुहानी से अकेले में बात करनी है। इतना बोलकर वो रिमी का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले गई और रूम में जाते ही उसे हग करते हुए बोली, आई एम हैप्पी फॉर योर बेस्टी। वो रुद्र राजशेखर तुम्हारे लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं था। थैंक यू, तुमने मेरी बातों को इतना सोचकर ये फैसला लिया। रिमी ने अपने मन में कहा, ओ तो ये है जो सुहानी और रुद्र की शादी नहीं होने देना चाहती थी। अब मुझे रीजन और जानना है, लेकिन कैसे? पाखी ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाते हुए पूछा। कहाँ खो गई? रिमी ने स्माइल करते हुए उसे फिर से गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी फ्रेंड हो, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी? ये सुनकर पाखी तिरछी स्माइल करने लगी और अपने मन में बोली, अब तुम देखती जाओ इस दोस्त का कमाल। सुहानी परमार। सोना रुद्र के घर आकर निया और संध्या जी से बातें करके बहुत खुश थी। सोना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मम्मी जी, क्या आप अब उस सुहानी के घर वालों से नाराज हो? संध्या जी ने फीकी सी स्माइल के साथ कहा, नहीं, हमारी दोस्ती इतनी कच्ची भी नहीं। मेरी जया के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग और रुद्र के पापा की और सुहानी के पापा की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। फिर संध्या जी थोड़ी उदास होते हुए बोली, बस रुद्र और सुहानी की ही नहीं बन पाई। सोना ने चाहते हुए कहा, तो आप उन्हें लंच पर इनवाइट करो ना। संध्या जी ने थोड़ा हैरानी वाला भाव चेहरे पर लाते हुए कहा, लंच पर? सोना ने कहा, शायद जैसे मुझे लग रहा है वैसे उन्हें भी लगा होगा ना कि आप लोगों की दोस्ती टूट गई, तो बस उन्हें ये बताने के लिए कि आप लोगों की बॉन्डिंग अभी भी वैसी ही है जैसी पहले थी। संध्या जी ने कुछ सोचते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और फिर रुद्र को आवाज लगाई। रुद्र स्टडी रूम में अपने काम में बिजी था। संध्या जी ने एक मेड से कहकर रुद्र को नीचे बुलवाया। ये स्मोम, रुद्र ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहा। संध्या जी ने जवाब देते हुए कहा, वो मैं चाहती हूँ जया भाभी और अजीत भाई साहब को हम आज लंच पर इनवाइट करें।
रुद्र के फेस पर तुरंत गुस्सा झलकने लगा, लेकिन उसने गुस्से को कंट्रोल करते हुए हाँ मैं गर्दन हिला दी। संध्या जी के फेस पर एक स्माइल आ गई। उन्होंने तुरंत कर्मवीर जी को मैसेज किया। सुहानी का घर। अजीत जी को इतनी जल्दी घर के अंदर आते हुए देख जया जी उनसे से बोली, आज इतनी जल्दी आ गए आप? हमें राजशेखर विला में लंच के लिए बुलाया है। अजीत जी ने अपने रूम में जाते हुए कहा। जया जी के फेस पर कोई खुशी नहीं दिख रही थी। वो उनके पीछे पीछे जाते हुए बोली, अगर लाडो नहीं जाएगी तो आप उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। अजीत जी ने गहरी सांस लेकर कहा, आप क्यों इतनी हाइपर हो जाती हैं उसके नाम पर? जया जी ने भरे गले से कहा, क्योंकि मैं उसे खोने से डरती हूँ। बहुत मुश्किल से माँ बनने का सौभाग्य मिला है मुझे। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी कि मेरी लाडो किसी भी वजह से मुझसे दूर हो जाए। अजीत जी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। वो हमारी प्रिंसेस है, हम ऐसे ही उसे खुद से दूर थोड़े जाने देंगे। पाखी अभी तक भी रिमी से बातें कर रही थी। अजीत जी उसके रूम में जाते हुए बोले, प्रिंसेस आज हमें रुद्र की फैमिली ने लंच पर इनवाइट किया है। आई होप लंच पर जाने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। रिमी ने हाँ मैं गर्दन हिलाकर कहा, जी डैड मैं जाऊंगी। अजीत जी ने पाखी को देखते हुए कहा, बेटा तुम भी चलो हमारे साथ। पाखी ने तिरछी नजरों से रिमी को देखा, लेकिन वो बहुत नॉर्मल लुक में बैठी थी तो पाखी ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, जी बिल्कुल, सुहानी को भी कंपनी मिल जाएगी। 1 घंटे बाद राजशेखर विला। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। रिमी से कोई बात नहीं कर रहा था, बस सोना उसे घूर घूर कर देख रही थी। ओ तो ये है महारानी जिसने सुहानी द सुहानी परमार का चेहरा ले लिया है। ब्लडी नॉनसेंस, छोड़ूंगी नहीं इस चुड़ैल को मैं। फिर पाखी को देखते हुए कहा, इसे तो कंपनी भी इसी के जैसी मिल गई। एकदम रब ने बना दी चुड़ैल और चुड़ैल की जोड़ी। पाखी भी सोना को घूर घूर कर देख रही थी और मन में बोल रही थी, हिम्मत कैसे हुई इसकी मेरे रुद्र से शादी करने की। छोड़ूंगी नहीं इसे तो मैं। कोई ना कोई एक दूसरे को मन ही मन गाली दे रहा था और चेहरे पर एक फेक स्माइल। सोना ने स्माइल करते हुए ही कहा, हमारी नई नई शादी हुई। इफ यू डोंट माइंड हम सब गर्ल्स शॉपिंग पर जा सकती हैं क्या? सोना ने रिमी को देखते हुए कहा। संध्या जी ने स्माइल करते हुए कहा, क्यों नहीं बेटा, रुद्र तुम सबको मॉल छोड़ आएगा और अच्छे से शॉपिंग भी करवाएगा। इतना सुनने के साथ ही रुद्र के गले में खाना अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगा और मन ही मन सोना को कोसते हुए बोला, क्या अजीब मुसीबत है यार, बलि का बकरा मुझे बना लो तुम सब। सोना बहुत खुश हो गई। लंच के बाद चारों लड़कियां रुद्र की कार में बैठ गई। पाखी ने जल्दी से फ्रंट सीट का दरवाजा खोला तो सोना आगे आते हुए बोली, थैंक यू सो मच, आपने एक अनजान के लिए भी डोर ओपन किया। इतना बोलने के साथ ही सोना फ्रंट सीट पर बैठ गई। पाखी बस दांत पीसते हुए देखती रह गई। निया भी पाखी और रिमी के साथ पिछली सीट पर एडजस्ट होकर बैठ गई। उसे सुहानी पर हद से ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो उसके भाई को कोर्ट में बुलाकर शादी करने नहीं आई और सोना तो उसकी समझ से बाहर थी। वो क्या और क्यों कर रही थी उसकी समझ के बाहर था। रिमी भी बिल्कुल शांत बैठी थी, क्योंकि एक्चुअल में उसे भी नहीं पता कि सोना ही सुहानी है। कार मॉल के सामने रुकती है। रुद्र उन्हें कार से उतारकर खुद भी उनके साथ जाता है और विशाल को कॉल करता है। विशाल कॉल उठाकर बोलता है, यस बॉस, सिटी मॉल पहुंचो तुरंत। इतना बोलकर रुद्र कॉल कट कर देता है और विशाल भी जल्दी ही कार लेकर मॉल पहुंच जाता है। रुद्र को अंदर आता देख मैनेजर खुद उसके पास आकर बोलता है, जी सर क्या चाहिए? रुद्र अंदर जाकर आराम से सोफे पर बैठते हुए मैनेजर से कहता है, ये मेरे साथ आई हैं, इन्हें जो शॉपिंग करनी हो उसका बिल मेरे कार्ड से पेमेंट कर देना। मैनेजर, सर आपका ही मॉल है, पेमेंट करने की क्या जरूरत? रुद्र, जरूरत है, जितना कहा है उतना करो। मैनेजर, जी सर। विशाल अंदर आते हुए बोलता है, यस बॉस। रुद्र सोफे से उठते हुए बोलता है, मैं मिस्टर मल्होत्रा के साथ मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, इन चारों को घर ड्रॉप कर देना। सोना ने जल्दी से कहा, नहीं मम्मी जी ने बोला है ना आप हमें शॉपिंग करवाएंगे।
रुद्र ने अपने मन में कहा। अब शॉपिंग बैग भी मुझसे उठवाएगी क्या ये पागल लड़की। फिर दांत पीसते हुए बोला, मेरा काम 4 तुम्हारी शॉपिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अंडरस्टैंड बीवीजी। विशाल ने आंखें बड़ी करके सुहानी को कभी सोना को देखा। उसे पता था रुद्र की शादी सोना से हुई है, लेकिन अब उसे लग रहा था सुहानी का भूत सोना में घुस गया है। विशाल अपने आप में ही बड़बड़ाया, सेम एटीट्यूड इन डिफरेंट फेस। कमाल है, बॉस की किस्मत तो फूटी हुई नहीं बल्कि बिल्कुल तबाह है। सोना और लड़ना चाहती थी रुद्र से, तभी उसे किसी का मैसेज आया तो उसने रुद्र को देखकर कहा, जाओ पति बाबू, जी लो अपनी जिंदगी। फिर थोड़ा रुक कर बोली, बट नॉट फॉर नेक्स्ट टाइम, दिस ऑफर इज जस्ट फॉर टुडे, बाय बाय। रुद्र ने घूरकर सोना को देखा, लेकिन फिर खुद को शांत कर लिया क्योंकि उसके पास सोना से लड़ने का फालतू टाइम बिल्कुल नहीं था। और वो तेज कदमों से मॉल से बाहर निकल गया। सब शॉपिंग करने में बिजी हो गए। तभी पाखी को विक्की का कॉल आया। हाँ बोलो, क्या हुआ है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से फिनिक्स क्लब वाली रोड पर आके मिलो मुझे। इतना बोलने के साथ ही विक्की का कॉल कट हो गया। पाखी ने हड़बड़ाकर 4 रिमी से कहा, यार मुझे अर्जेंटली निकलना है, मैं फिर कभी करूंगी शॉपिंग, ओके बाय। रिमी कंफ्यूजन से बस जाती हुई पाखी को देखने लगी, लेकिन उसे पाखी से ज्यादा मतलब नहीं था तो उसने ध्यान नहीं दिया। वहीं पाखी को ऐसे हड़बड़ाकर जाते देख सोना के फेस पर एविल स्माइल आ गई। गो फास्ट माय डियर फ्रेंड, अ ब्यूटीफुल सरप्राइज वेटिंग फॉर यू, सोना ने अपने मन में कहा और फिर से निया के साथ ड्रेसेज देखने लगी। फिनिक्स क्लब रोड। विक्की घुटनों के बल बैठा था, उसके दोनों हाथ उसके सर के पीछे थे। महर ने उसके सर पर गन पॉइंट कर रखी थी। विक्की ने लड़खड़ाती जुबान से कहा, अब मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब बताओ कौन हो तुम और क्या चाहती हो हमसे। महर ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा, मैं क्या चाहती हूँ, क्यों चाहती हूँ, सब पता चलेगा, जस्ट वेट। विक्की सहाय, विक्की तुम मेरा नाम भाई जानती हो, महर नाम, काम, पास्ट फ्यूचर परजेंट सब जानती हूँ। पाखी एक टैक्सी से फिनिक्स क्लब वाली रोड पर उतरी। उसे उतरता देख महर ने अपनी गन को विक्की के पीछे छिपाते हुए उसे उठाकर कहा, कोई चालाकी नहीं, उसे हमारे पास बुलाओ। विक्की ने हाथ हिलाकर पाखी को इशारा किया तो पाखी लगभग दौड़ते हुए आकर बोली, कहाँ है डैड? महर ने पाखी के पास आते ही तुरंत गन निकाली और उस पर पॉइंट करते हुए बोली, चलो पापा की परी, अब किसी और से मिलने चलते हैं। पाखी डरते हुए बोली, कौन हो तुम? ये क्या बेहुदा हरकत है? बाकी की रामायण कहीं और सुनेंगे, चलो यहाँ से। महर 4 ने इतना बोला और फिर जबरदस्ती बंदूक की नोक पर उन्हें अपनी कार में बैठाया। महर विक्की से कार ड्राइव करवा रही थी और उसकी गन अभी भी उसके हेड पर पॉइंट थी। विक्की महर के बताए हुए रास्ते पर चल रहा था। विक्की ने घबराते हुए कहा, इस जंगल में आगे कहाँ जाएंगे हम? उसने इतना ही कहा था कि उसे कुछ लोग हाथ में गन लिए दिखाई देने लगे। महर ने पाखी को जबरदस्ती हाथ पकड़कर कार से बाहर निकाला और फिर उन आदमियों ने दोनों को पकड़ लिया। महर उन सब के लीडर की तरह स्टाइल से आगे आगे चल रही थी और वो सब उसके पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद वो एक खंडनुमा जगह पहुंच जाते हैं। महर, इन दोनों को बेसमेंट में बंद कर दो। तो महर के इशारे पर बाकी आदमियों ने हाँ में सर हिलाया और पाखी और विक्की को घसीटकर बेसमेंट की तरफ ले गए। पाखी, ये तुम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। तुम जानती नहीं मेरे डैड कौन है और वो तुम्हारा क्या हाल कर सकते हैं। महर, ओ डैड्स प्रिंसेस, जस्ट सेट अप। अब अगर कोई भी आवाज आई तो 6 की 6 गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगी। ब्लडी बिच, विक्की बोलता है, तुम्हारी क्या दुश्मनी है हमसे? महर, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। विक्की और पाखी दोनों को बेसमेंट में बंद कर दिया गया था। अब उनकी चीखें और मिन्नतें भी उस बेसमेंट की 4 दीवारी में कैद हो चुकी थी, जिन्हें सिर्फ वो खुद सुन सकते थे। महर के फेस पर एक स्माइल थी।
महर ने सोना को मैसेज सेंड किया। दे आर इन अ केज। सोना ने थम्स अप वाला इमोजी भेजकर रिप्लाई किया। सोना, रिमी और निया अभी भी शॉपिंग कर रहे थे। निया का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा शॉपिंग करने का, लेकिन सोना का दिल रखने के लिए वो उन दोनों के साथ साथ घूम रही थी, और बेचारा विशाल बेवजह घूम रहा था। निया ने सोना को देखते हुए बोला, भाभी आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। सोना ने रिमी को देखते हुए कहा, क्या आपको कुछ खरीदना है? तो रिमी ने ना मैं गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं एक्चुअली मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। सोना ने अपने सारे बाइक्स विशाल को देते हुए कहा, मैं तुम्हारे बॉस के साथ आऊंगी, तुम जाओ और निया को घर ड्रॉप कर देना। विशाल आंखें बड़ी किए कभी उन बाइक्स को तो कभी सोना को देख रहा था। सोना ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, लेडी बॉस की बात नहीं मानोगे? अब तो विशाल की आंखें और भी बड़ी हो गई और वो खुद से बोला, डेफिनेटली इनके अंदर सुहानी मैडम तक की आत्मा का वास हो गया है, निकल ले बेटा यहाँ से। सोना ने कहा, कुछ कहना है? तो विशाल ने ना मैं गर्दन हिला दी और वहां से गाड़ी की तरफ चल दिया। निया भी उसके पीछे पीछे चली गई। वो दोनों गाड़ी में बैठे तो विशाल ने नजरें घुमाकर निया को देखा जो उसे बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। विशाल ने हिचकिचा कर कहा, मैडम अपना सीट बेल्ट पहन लीजिए। विशाल का खुद को मैडम बुलाना निया के गुस्से की आग में घी डालने का काम कर रहा था। निया ने विशाल की चार कॉलर पकड़कर खुद के करीब करते हुए कहा, बहुत मैडम बोलने का भूत सवार हो गया है ना तुम पर? मेरा प्यार तुम्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। विशाल ने अपनी कॉलर छुड़वाते हुए कहा, मैडम मुझे लगता है मुझे अपनी औकात को ध्यान में रखते हुए ही सारे रिश्ते बनाने चाहिए। मैं अपनी नौकरी पूरी वफादारी से करना चाहता हूँ। अपने बॉस की बहन को अगर मैडम ना बुलाओ तो और क्या बुलाओ? इतना कहने के साथ ही विशाल ने एक झटके के साथ गाड़ी स्टार्ट कर दी। निया की आंखों में हल्की नमी आ गई थी। उसने खिड़की की तरफ अपना चेहरा कर लिया और खुद को रोने से रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। वहीं उनके जाते ही सोना ने रुद्र को कॉल किया। रुद्र राजीव मल्होत्रा के साथ बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहा था और वहां उसके और भी क्लाइंट मौजूद थे। विशाल के ना होने की वजह से वैसे भी रुद्र को सब कुछ हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और अब सोना का कॉल देखकर तो रुद्र को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रुद्र ने सबको एक्सक्यूज मी बोला और अपना फोन लेकर रूम से बाहर निकल आया और फिर कॉरिडोर में आकर फोन पे कप करके बोला, अब क्या हो गया? सोना ने जवाब दिया, हस्बैंड जी मुझे आपके साथ घर जाना है। रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा, शमशान घाट ना छोड़ आऊं मैं तुम्हें? सोना ने कहा, क्या शमशान घाट? क्या आपके इतने बुरे बुरे शौक भी है? वैसे आपके शौक है तो आप जरूर पूरा कीजिएगा। फिलहाल मुझे आप घर ड्रॉप करके आएंगे। रुद्र, अभी मेरा पास इतना वक्त नहीं है, आई एम बिजी। इतना बोलने के साथ ही रुद्र ने कॉल कट कर दिया और सोना के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि उसे बस कंफर्म करना था रुद्र फ्री है या बिजी। सोना ने महर को कॉल किया और थोड़ी देर बाद महर की कार मॉल के बाहर खड़ी थी। सोना एक स्माइल के साथ कार में जाकर बैठ गई। महर ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा, हाउ आर यू? कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुए ना सर्जरी के? तो सोना ने स्माइल करके कहा, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। महर ने पूछा, कहाँ जाना है? सोना ने गहरी सांस लेकर कहा, मन तो मेरी बेस्ट फ्रेंड पाखी कपूर से मिलने का था, बट क्या पता फिर कब मौका मिलेगा अकेले रहने का और मेरी डुप्लीकेट की आइडेंटिटी ढूंढने का, इसलिए पहले उसे ढूंढते हैं। महर ने कहा, बट इतने बड़े शहर में हम उसे ढूंढे कहा? सोना ने दांत दिखाते हुए कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोना की ऐसी स्माइल देखकर महर को हंसी आ गई और वो अपने मन में बोली, भगवान आपने कहा फंसा दिया इस मासूम को। महर ने अपने ख्याल झटके और फिर सोना से कहा, तो अब क्या करे? सोना ने जवाब दिया, वो फेक लड़की ना अभी अभी इस साइड से गई है,
इधर ही चलते हैं, मुझे उसकी टैक्सी का नंबर याद है, शायद मिल जाए या उसके बारे में कुछ पता चल जाए। महर ने हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, हाँ ये सही रहेगा, और उसने गाड़ी को उस साइड में मोड़ दिया जिधर अभी सोना ने रिमी के जाने के बारे में बताया था। और जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, उन्हें वो टैक्सी ट्रैफिक में फंसी हुई मिल ही गई। सोना एक्साइटेड होकर बोली, मिल गई चुड़ैल कहीं की। सोना की ऐसी बातें सुनकर अब महर को और भी ज्यादा हंसी आने लगी, पर सोना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस एक टक उस टैक्सी को देख रही थी। थोड़ी देर बाद ट्रैफिक जाम हट गया और महर की गाड़ी ने उस टैक्सी को फॉलो करना शुरू कर दिया। रिमी जिस टैक्सी में बैठी थी वो टैक्सी एक हॉस्पिटल के सामने जाकर रुकी और रिमी टैक्सी में से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर चली गई। ये देखकर महर और सोना दोनों ही कंफ्यूज हो गई और वो दोनों भी अपनी गाड़ी साइड में पार्क करके हॉस्पिटल के अंदर चली गई। सोना और महर दोनों धीमे कदमों से रिमी को फॉलो कर रही थी। उन्हें डर था कोई उन्हें रोक के कुछ पूछ ना ले, वो यहाँ क्या कर रही हैं। रिमी ने अपने कदम किसी डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ा दिए। रिमी ने केबिन नॉक किया तो सामने से एक आदमी की आवाज आई, कम इन। रिमी के केबिन में एंटर होते ही सोना ने झुंझलाते हुए कहा, ओह क्या मुसीबत है यार, अब कैसे पता चलेगा वो रूम के अंदर किससे मिल रही है और क्या कर रही है। महर ने कहा, पेशेंस सोना, पेशेंस, इससे सब होगा, जस्ट वेट। सोना ने गहरी सांस लेकर कहा, हम और कर भी क्या सकते हैं। थोड़ी ही देर बाद रिमी उस केबिन से निकली और उसके साथ एक डॉक्टर भी, और फिर वो दोनों किसी रूम में पहुंच गए। सोना और महर भी उनके पीछे पीछे चली गई, लेकिन वो अंदर तो नहीं जा सकती थी, इसलिए बाहर से ही झांकने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहां से एक नस गुजरी। मैडम क्या चाहिए आपको। सोना तुरंत साइड में रखी बेंच पर बैठ गई। उसके हाथ में एक ब्लेड थी, उसने अपनी बाजू पर एक कट मार लिया था। उस नर्स ने आंखें छोटी करके कहा, इतनी देर तो आप बिल्कुल ठीक थी। सोना ने उसे गुस्से से घूर कहा, तो क्या माइक में बोलूं? मुझे चोट लगी है, कोई दवा लगाओ, मुझे दर्द हो रहा है। मैं तो उन डॉक्टर का वेट कर रही थी कि कब वो बाहर आए और मैं उन्हें अपनी चोट के बारे में बताऊं। उस नर्स ने सोना को घूरते हुए कहा, एक सर्जन अब आपकी इतनी छोटी सी चोट पर पट्टी करेंगे, उन्हें काम धंधा नहीं है क्या कोई? अब तमाशा बहुत हो गया, चलो मैं पट्टी कर देती हूँ। नर्स उसे लेकर जाने लगी, तब महर लगभग होश में आते हुए धीरे से बोली, उसे चोट कब लगी? अब बेचारी महर सोना के साथ ज्यादा लंबे समय से नहीं थी तो उसे पता नहीं था सोना की बचकानी हरकतों के बारे में। महर भी उस नर्स के पीछे पीछे चली गई। उस नर्स ने सोना की बाह पर पट्टी कर दी और महर ने बिल पे कर दिया। सोना खुद में बड़बड़ा रही थी, फेक लड़की, तुम्हारा सच तो मैं जान कर रहूंगी। तुम्हारी वजह से मेरे 4 मॉम डैड परेशान है, मैं उनसे बात नहीं कर पा रही हूँ, वो मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहे थे आज, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। अब तक रिमी भी हॉस्पिटल से जा चुकी थी, तो सोना ने महर की तरफ कुछ इशारा किया और दोनों उसी केबिन की तरफ बढ़ गई जिसमें पहले रिमी गई थी। दोनों ने नॉक किया तो एक आदमी की आवाज आई, कम इन, और सोना और महर दोनों ही केबिन में एंटर हो गई। उस डॉक्टर ने कंफ्यूज होकर कहा, जी बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो सोना बोली, अभी जो लड़की यहाँ आई थी वो क्यों आई थी, हमें ये जानना है। तो डॉक्टर ने आंखें छोटी करके कहा, और क्यों जानना है? सोना ने महर की तरफ देखकर कहा, टाइम कम है हमारे पास, मेरे हस्बैंड जी घर पहुंच गए और मैं उन्हें नहीं मिली तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। महर ने हमें गर्दन हिलाई और अपनी पेंट की पिछली पॉकेट से गन निकालकर डॉक्टर की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, डॉक्टर बाबू जल्दी बताइए, वो लड़की क्यों आई थी यहाँ और वो किससे मिलकर गई? तो डॉक्टर ने अटकती आवाज में कहा, उस लड़की का 10 साल का भाई यहाँ एडमिट है।
वो उसी से मिलने आई थी। उसका भाई पैरालाइज हो गया था किसी ड्रग के डोज की वजह से, और वो लड़की यहाँ उससे मिलने बहुत दिनों बाद आई, और अब तो उसका चेहरा भी बदला हुआ था। उसके पीछे कुछ गुंडे 5 पड़े हैं, और उन्होंने ही उसके भाई को ड्रग 4 डोज भी दिए थे। वो लड़की छुपकर मिलने आई थी अपने भाई से, वरना तो वो गुंडे उसे मिलने भी नहीं देते उसके भाई से। ये सुनकर महर और 4 सोना एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सोना ने कहा, उस 4 लड़की की पुरानी फोटो, नाम कुछ है आपके पास? तो उस डॉक्टर ने कहा, फोटो तो नहीं है और उसका नाम रिमी सहगल है। सोना ने उसका नाम दोहराते हुए कहा, रिमी सहगल। महर ने उस डॉक्टर को धमकी दी कि अभी जो हुआ उसके बारे में किसी को ना बताए, और फिर दोनों जल्दी से हॉस्पिटल से निकल गए। सोना और महर हॉस्पिटल से निकलकर रुद्र के घर के लिए निकल गई। पूरे रास्ते सोना रिमी के बारे में ही सोच रही थी, और वो जितना सोच रही थी उतना उलझती जा रही थी। अभी तक उसे रिमी गुनहगार लग रही थी, लेकिन अब डॉक्टर की बातें सुनकर और उसके भाई की कंडीशन के बारे में जानकर सोना को लग रहा था गलत तो रिमी के साथ भी हुआ है, तभी वो इतनी शांत सी रहती है। महर ने रुद्र के घर के सामने कार रोककर कहा, टेक केयर, अगर मेरी कोई और जरूरत पड़े तो बता देना। पाखी और विक्की की तो मैं अच्छे से खातिरदारी करूंगी ही। सोना ने स्माइल करके कहा, थैंक यू सो मच, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी इतनी सारी हेल्प की, वरना मेरे ही दोस्त मेरे दुश्मन बने बैठे थे। और हाँ, इस बार मिलो तो मुझे गन चलाना जरूर सिखा देना। ओक बाय। महर ने स्माइल करते हुए सोना को देखा और सोना भी घर के अंदर चली गई। महर ने सोना को जाते देख अपने मन में कहा, बिना स्वार्थ कोई किसी की मदद नहीं करता, और मेरा स्वार्थ भी बहुत बड़ा है, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। महर वहां से अपनी कार लेकर निकल गई। वहीं रुद्र ने मीटिंग्स अटेंड करने के बाद सोना को कॉल किया। सोना ने खुशी से उछलते हुए फोन पे पिक किया और फुल एक्साइटमेंट में बोली, यस मिस्टर हस्बैंड, बहुत जल्दी याद आई मेरी। रुद्र ने इरिटेट होते हुए कहा, अपना ये बकवास ज्ञान अपने पास रखो। एंड निया अभी तक घर नहीं आई है। विशाल उसे घर के आगे ड्रॉप करके गया था, तो क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? ये सुनकर सोना थोड़ी कंफ्यूज होकर बोली, नहीं मुझे नहीं पता, हमारी कोई बात नहीं हुई। रुद्र, बात कैसे होगी? फोन जो स्विच ऑफ है उसका। ठीक है, अगर घर आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, ओके। अब सोना को भी निया की काफी टेंशन होने लगी थी। वहीं इस वक्त निया एक गार्डन की बेंच पर बैठी थी। उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे, जिससे पता चल रहा था उसके दिल का हाल क्या है। उस गार्डन में हल्की रोशनी जल रही थी और वो रोड साइड में ही बना था। वहाँ इस वक्त कुछ गिने चुने लोग ही थे। शाम के करीब 6 बज रहे थे, इसलिए सब अपने घर जा रहे थे। निया के जहन में अपनी और विशाल की कुछ पुरानी यादें चल रही थी। निया हमेशा से ही विशाल को पसंद करती थी, जब से उसने रुद्र की कंपनी ज्वाइन की थी। विशाल की पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव थी, जिम से ट्रेंड 8 पैक एब्स वाली बॉडी और उसके साथ उसके फेस पर हर दम रहने वाली किलर स्माइल। विशाल रुद्र की बहुत केयर करता था और उसका हर ऑर्डर भी पूरे दिल से मानता था, जो निया को बहुत पसंद आया था। वो अक्सर काम के सिलसिले में उनके घर आया करता था। फ्लैशबैक। एक शाम निया ने आज ठान लिया था वो अपने दिल की फीलिंग आज तो पक्का विशाल को बोल के रहेगी। और ये सब कुछ उसने अपनी एक कॉलेज दोस्त वरीना के साथ मिलकर मनाया था। निया ने कॉलेज टॉप किया था, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे रही थी और रुद्र अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहता था, इसलिए उसने विशाल को ये जिम्मेदारी दी कि वो निया की पार्टी में होने वाली हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखें और साथ में निया का भी। निया ने एक क्लब में पार्टी अरेंज की थी। पार्टी शुरू हुई और पार्टी अपने शबाब पर थी। सब डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे, लेकिन निया अभी तक मेकअप रूम से नहीं निकली थी। विशाल साइड में खड़े होकर बस सब कुछ देख रहा था और निया का भी वेट कर रहा था, क्योंकि एक्चुअल में पार्टी उसने दी थी और वो ही दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वरीना उसे हाथ पकड़कर स्टेज पर लेकर आई।
ये अचानक हुआ तो विशाल को कुछ समझ नहीं आया। वो कंफ्यूज होकर उन सबको देखने लगा। उस स्टेज पर कुछ और लड़के लड़कियां भी थी जो निया की फ्रेंड्स ही थे। लाइट का फोकस सामने की तरफ हुआ तो सामने से निया चल के आ रही थी। उस समय निया को देखकर लगभग सब लड़कों का दिल सीने डिस्को डांस कर रहा था। निया ने एक रेड लॉन्ग गाउन पहना था जिस पर फ्लावर वर्क था और ऊपर टॉप पर बहुत बड़ा रोज लगा था। निया ने बालों का बन बनाया हुआ था और कुछ बालों की लट उसके गालों पर झूल रही थी। निया विशाल के सामने आई और घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ में पकड़ा गुलाब आगे करती हुए बोली, आई लव यू माई टुडे एस प्रोटेक्टर, आई लव यू सो मच, प्लीज एक्सेप्ट दिस रेड रोज। विशाल बस मुंह फाड़े निया को देखे जा रहा था। वो अपने बॉस की बहन के बारे में ऐसा गलती से सपने में भी नहीं सोच सकता था जो उसके आंखों के सामने रियल में हो रहा था। विशाल ने 2 कदम पीछे ले जाते हुए कहा, What are you doing, मैडम? ये सुनते ही निया का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उसका आगे बढ़ा हुआ हाथ बेजान होकर उसके घुटनों पर गिर गया। वरीना ने आगे बढ़कर निया को उसकी जगह से खड़ा किया। विशाल गुस्से और कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन देकर क्लब से बाहर चला गया और निया को वही रोता हुआ छोड़ गया। वरीना ने निया को शांत करते हुए कहा, डोंट बी सैड यार, हो सकता है आज उसे जल्दी जल्दी में कुछ समझ नहीं आया हो, थोड़ा टाइम दे दो, वो जरूर समझेगा तुम्हारी फीलिंग्स को। निया रोती हुई वापस मेकअप रूम में चली गई। वहीं विशाल भी गुस्से से बाहर गाड़ी के बोनट से टेक लगाकर खड़ा था और सिगरेट के लंबे लंबे कस ले रहा था। फ्लैश बैक एंड। निया सब कुछ याद करते हुए घुटनों में मुंह छुपाए अपने पैर मोड़कर बेंच पर बैठी थी। आज कार में विशाल ने एक बार फिर से पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया था। उसे मैडम बोलकर कार से उतरते वक्त विशाल ने निया से कहा था, मैडम हो सके तो अपने हार्मोन्स को अपने कंट्रोल में रखिए। मैं यहाँ एक अच्छे एम्प्लॉय के हैसियत से काम करता हूँ, हो सके तो मुझसे ये आशिकी वाली उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा, वरना इस बार मैं सर को जरूर बोल दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। निया ने सुबकते हुए अपने आप से कहा, क्यों नहीं कर सकता वो मुझसे प्यार, क्या इतनी बुरी दिखती हूँ मैं, प्लीज गॉड हेल्प मी। कार से उतरते वक्त विशाल ने निया से कहा था, मैडम हो सके तो अपने हार्मोन्स को अपने कंट्रोल में रखिए। मैं यहाँ एक अच्छे एम्प्लॉय के हैसियत से काम करता हूँ, हो सके तो मुझसे ये आशिकी वाली उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा, वरना इस बार मैं सर को जरूर बोल दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। निया ने सुबकते हुए अपने आप से कहा, क्यों नहीं कर सकता वो मुझसे प्यार, क्या इतनी बुरी दिखती हूँ मैं, प्लीज गॉड हेल्प मी। इतना बोलकर वो फिर से रोने लगी। निया सुबक रही थी तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो निया ने पीछे मुड़कर देखा। सामने विशाल खड़ा था। विशाल ने बिना कुछ कहे निया का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी के अंदर ले जाकर बैठा दिया। फिर उसने कार स्टार्ट की। निया अभी भी बस रोए जा रही थी। पूरे रास्ते दोनों में कोई बात नहीं हुई। विशाल ने गाड़ी सीधा रुद्र की ऑफिस के सामने जाके रोकी। ये देखकर निया आंखें बड़ी बड़ी करके विशाल को देखने लगी। निया ऐसे रुद्र के साथ भले ही कितनी भी फनी क्यों ना हो जाए, लेकिन एक्चुअल में उसे रुद्र से बहुत डर लगता था, क्योंकि रुद्र जितना शांत रहता है गुस्से के समय उतना ही खुखार हो जाता है, या यूं कहे उसका रुद्र रूप बाहर आ जाता है। निया ने घबराते हुए कहा, यहाँ क्यों लेके आए हो मुझे? विशाल ने दांत पीसते हुए कहा, आपके सर पर चढ़ा आशिकी का भूत उतारने के लिए लाया हूँ मैं आपको यहाँ। इतना बोलकर फिर से जबरदस्ती निया को आगे की ओर ले जाने लगा। सभी एम्प्लॉय उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे तो विशाल ने सबको गुस्से में घूरते हुए कहा, काम धंधा नहीं है तुम सबको? तो सब शक पकाते हुए अपनी अपनी डेस्क पर बैठ गए और लैपटॉप में नजरें गड़ा ली। रुद्र बेचैनी से केबिन में इधर उधर चक्कर काट रहा था। विशाल ने केबिन नॉक किया तो रुद्र ने कहा, कम इन। कुछ पता चला निया का कहाँ है वो? विशाल ने झटके से निया को रुद्र के आगे करके उसका हाथ छोड़ दिया, जिससे निया थोड़ा लड़खड़ा गई, लेकिन रुद्र ने उसे संभाल लिया।
रुद्रचार ने विशाल की तरफ गुस्से में देखकर कहा, हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुद्रराज शेखर की बहन के साथ ऐसी बेहुदा हरकत करने की। विशाल ने सर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी बॉस, बट आप अपनी बहन को जरा समझाइए। जैसे अभी आपने बोला, ये रुद्रचार राजशेखर की बहन है, इन्हें भी इस बात का थोड़ा लिहाज रखना चाहिए और अपने स्टैंडर्ड से मैच होने वाले लड़के से प्यार मोहब्बत करनी चाहिए, ना कि मुझ जैसे मामूली एम्प्लॉय से। अगेन सॉरी मैडम एंड सर, आप चाहे तो मुझे जॉब से निकाल दीजिए, कहूंगी शायद मुझे भूल के भी ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। रुद्र ने कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर। विशाल तेज कदमों से केबिन से निकलकर चला गया। रुद्र ने निया को चेयर पर बैठाया और उसके आंसू साफ करके बोला, डू यू लव हिम। ये सुनकर निया के रुके हुए आंसू फिर से बहने लगे। तो रुद्र ने थोड़ा सख्ती से कहा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, डू यू लव हिम और नॉट। जिया ने अपने आंसू पोंछे और फिर रुद्र की आंखों में देखकर कहा, आई लव हिम मोर देन माई सेल्फ। ये सुनकर रुद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, और ये कब से चल रहा है? जब से उसे देखा तब से। उसके बाद मैंने रिजल्ट सेलिब्रेशन पार्टी वाले दिन उसे प्रपोज किया था। इसके बाद मिया एक एक कर रुद्र को सारी बात बता देती हैं और ये भी कि आज विशाल ने उससे क्या कहा और वो कहा थी अब तक। रुद्र ने कहा, ओके घर जाओ, मॉम परेशान है तुम्हारे लिए। तो निया ने डरते हुए पूछा, भाई आप उसे निकाल दोगे क्या जॉब से? क्या तुम निकाल पाओगी उसे अपने दिल से? निया ने नजरें नीची करते हुए ना मैं गर्दन हिला दी। तो रुद्र ने कहा घर जाओ। तो निया ने सवालिया नजरों से रुद्र को देखा। पागल लड़की, देखो मैं उसके घर सिर्फ रिश्ता लेकर जा सकता हूँ, उसके आगे उसकी मर्जी, अब जबरदस्ती तो चार नहीं कर सकता ना। अगर चार उसके दिल चार में भी है तुम्हारे लिए कुछ तो। निया ने बेसब्री से पूछा, तो फिर भाई रुद्र तुम क्या चाहती हो? निया ने एक्साइटेड होकर कहा, शादी। तो रुद्र ने उसके सर पर धीरे से मारते हुए कहा, बहुत हो गई बकवास, अब घर जाओ। निया भी शर्माते हुए उसके केबिन से निकल गई। वही विशाल को सच में गिल्ट फील हो रहा था। निया में बचपना था, लेकिन कम से कम उसे उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। इसी गिल्ट को कम करने के लिए वो इस वक्त अपने अपार्टमेंट की टेरेस पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। सुहानी का घर। जया जी अजीत जी से बोल रही थी, मेरी लाडो ऐसी क्यों हो गई है? ना मुझसे बातें करती है ना कोई जिद करती है, मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। अजीत जी ने कहा, हाँ ये तो आप सही कह रही हैं, लेकिन अब हम कर भी क्या ही सकते हैं। मैंने कल भी प्रिंसेस से बात करने की कोशिश की और आज भी, लेकिन वो बात करना ही नहीं चाहती। जया जी ने कहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप प्लीज कुछ करिए ना। अजीत जी ने जया जी का चेहरा अपने हाथों में भरकर उनके फहद पर किस करते हुए कहा, सुबह बात करेंगे उससे पक्का, ओके। जया जी ने हाँ मैं गर्दन हिला दी और उन्हें हग कर लिया। रिमी का रूम। रिमी अपने फोन में अपने भाई की फोटो को देख रही थी, उसकी आंखें हल्की नम थी। शुभ तो चिंता मत कर, तेरी दीदी तेरा बहुत जल्द इलाज करवा कर यहाँ से बहुत दूर ले जाएगी, जहाँ हमें परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। इतना बोलकर रिमी ने उस तस्वीर को किस कर लिया। राजशेखर विला। रुद्र घर आकर फ्रेश होने अपने रूम में गया तो रूम की हालत देखकर उसका सर घूमने लगा। राजशेखर विला। निया घर जाकर पहले सीधा संध्या जी और कर्णवीर जी से मिलती है, क्योंकि वो उसके लिए बेहद परेशान थे। रुद्र ने उन्हें कुछ नहीं बताया विशाल के बारे में, क्योंकि पहले वो खुद सब कुछ कंफर्ट करना चाहता था और वैसे भी उसकी मॉम की तबीयत हर छोटी छोटी बातों पर खराब हो जाती है और रुद्र अपनी मॉम को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। निया उनके पास जाकर बैठ जाती है और उन दोनों को शांत करवाते हुए बोलती है, ओ मॉम डैड, मैं अब इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हूँ जो आप इतनी चिंता में आ गए हैं, और वैसे भी आपकी शेरनी को क्या ही हो सकता है, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। निया राजशेखर हूँ, कोई क्या ही बिगाड़ सकता है अगर लेट से भी घर आओ तो। उसकी बातें सुनकर उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
कर्मवीर जी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ मेरी शेरनी, अब थोड़ी बड़ी और समझदार भी हो जा, बस खुखार बनती जा रही है। निया ने मुंह बनाते हुए कहा, पापा आप भी ना, मैं बहुत समझदार हूँ। रुद्र घर आकर फ्रेश होने अपने रूम में गया तो रूम की हालत देखकर तो उसका सर ही घूमने लग गया। पूरे रूम में शॉपिंग बैग्स ही बैग्स रखे थे जो ये बता रहे थे कि सोना ने कितनी शॉपिंग की है आज। सोफे पर, बेड पर, यहाँ तक कि कारपेट पर भी। रुद्र ऑलरेडी निया और विशाल के रिलेशन को लेकर परेशान था और अब सोना ने उसके रूम को कबाड़ खाना बना रखा था जो उसके गुस्से को और बढ़ा रहा था। रुद्र ने सोना को आवाज देते हुए कहा, सोना सोना वेयर आर यू। सोना वॉशरूम से निकलकर कबर्ड की तरफ बढ़ते हुए बोली, क्यों चिल्ला चिल्ला कर मेरे कान पटका रहे हैं आप, अभी अभी तो आए हैं, थोड़ी शांति बनाए रखिए। इतना बोलकर सोना ने टॉवल से अपने हाथ वाइप करने लगी। सोना बेफिक्री से अपने हाथ वाइप कर रही थी कि पीछे से रुद्र ने अपने एक हाथ से उसकी बाजू पकड़कर उसका फेस अपनी तरफ किया और दूसरे हाथ से उसके मुंह को टाइट पकड़ते हुए गुस्से में बोला, लगता है तुम मेरी बीवी बनने का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही हो। तुम जैसी लड़कियों का मकसद ही होता है बस एक अच्छे खासे घर वाले लड़के को फंसा लो और तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, और तुम्हारा तरीका तो सबसे अलग था। सोना को अपने चेहरे पर बेतहाशा दर्द होने लगा था, लेकिन उसे रुद्र के गुस्सा होने की वजह नहीं समझ आ रही थी। रुद्र ने फिर से दांत पीसते हुए कहा, मेरे रूम को कबाड़ खाना बनाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लगता है रुद्र राजशेखर की क्रूरता से वाकिफ नहीं हो तुम, इसलिए इतनी डेयरिंग बनती हो ना मेरे सामने हम। सोना ने झटपटाते हुए कहा, आप इतनी सी बात के लिए मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं? किसने हक दिया है आपको? और मुझ जैसी से मतलब क्या था आपका? मैं आपको ऐसी वैसी लड़की दिख रही हूँ? आखिर किया क्या है मैंने? बस आपके ये पैसे खर्च किए हैं ना मैंने। मैं इन्हें कल ही उस मॉल वाले को वापस दे आऊंगी और आपके पैसे आपको लौटाऊंगी, फिर मिल जाएगी आपके दिल को तसल्ली। रुद्र ने अपनी पकड़ और कसते हुए कहा, सिंपैथी गेन करना चाहती हो मेरे घर वालों से कि मैं तुम्हें कपड़े नहीं दिला सकता? अब सोना की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था दर्द, और ये उसकी आंखों से गिरने वाले आंसुओं में बखूबी दिख रहा था। रुद्र ने सोना की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, ये घड़ियाल के आंसू किसी और के सामने बहा के उसे बेवकूफ बनाना। रुद्र राजशेखर को नहीं समझी। रुद्र मुंह से भले ही ये सब बोल रहा था, लेकिन सोना के आंसुओं को देखकर उसकी पकड़ अब थोड़ी ढीली हो गई थी। सोना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रुद्र को खुद से दूर धकेलकर झला कर कहा, कहना क्या चाहते हैं आप? मेरी गलती क्या है? रुद्र जो शांत हुआ था वो फिर से गुस्से में आते हुए बोला, रुद्र राजशेखर से झूठ बोलना, उसे धोखा देना, ये गलती है आपकी मिस सोना या मिस लाया। सोना ने अपने आंसू पोंछे और फिर रुद्र की तरफ सवाल भरी आंखों से देखकर बोली, कौन सा झूठ बोला मैंने आपसे? रुद्र ने हल्के से हंसते हुए कहा, ओ मिस मासूमियत, तुमने सच बोला ही कब है अपने वुड बी हस्बैंड से? पहले फियांसे से रिश्ता टूटने का झूठ, फिर मुझसे धोखे से शादी, और आज झूठ बोलकर शॉपिंग के बहाने कहीं और जाना। वैसे गलतियां तो और भी हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों पर जो पर्दा लगा है रुद्र राजशेखर के बेवकूफ होने का, उसे हटाने के लिए यही काफी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सोना ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, आप मेरी जासूसी करवा रहे थे? रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा, जैसे तुमने करवाई थी मुझसे शादी करने के लिए मेरे बारे में जासूसी। मिस सोना, या जो भी तुम्हारा रियल नेम है। सोना ने कहा, ट्रस्ट मी, मैंने आपकी जासूसी कभी नहीं करवाई। आई लव यू सो मच स्वीटू। रुद्र को धोखा और झूठ दोनों चीजों से सख्त नफरत थी जो फिलहाल सोना ने उसके साथ की थी, और फिर से स्वीटू सुन साथ कर तो रुद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। और फिर अचानक ही पूरे रूम में एक चटाक की आवाज गूंज गई
और अगले ही पल सोना जमीन पर गिरी हुई थी। रुद्र का थप्पड़ इतना जोर से था कि सोना के होठों के किनारे से खून बहने लगा था। रुद्र ने अपनी एड़ी के बल बैठकर सोना के बालों को अपने हाथों में पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए कहा, बहुत जल्दी तुम सच बताओगी मुझे, और एक और झूठ और तुम सीधा यमलोक में जाकर उठोगी। इतना बोलकर रुद्र ने झटके से सोना के बालों को छोड़ा और तेज कदमों से रूम से बाहर निकल गया। सोना वहीं दर्द में बैठी थी। उसे समझ नहीं आया उसके साथ ये हुआ क्या। सोना ने थोड़ा खिसक कर दीवार का सहारा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। सोना को लग रहा था ये उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल है, अपने मम्मी पापा को धोखे में रखने का नतीजा है, रुद्र की मॉम की बेइज्जती करने का नतीजा है ये। सोना ने रोते हुए खुद से ही कहा, क्या करूं, किससे कहूं कि मुझे क्या हुआ है, किसी के हक की जरूरत है मुझे। आई मिस यू सो मच मम्मा पापा, आई मिस यू। सोना को उसके पापा और मम्मा ने बहुत लाड प्यार से पाला था, कभी बाहर की हट करने वाली हवा तक नहीं गुजरने दी, हमेशा उसकी हर जिद पूरी की। इसलिए सोना अब किस्मत की इस मार को सह नहीं पा रही थी शायद। और वैसे भी किस्मत के सामने तो बड़े बड़े बादशाह और बड़े से बड़ा भगवान भी हार गया था, तो सोना तो एक मामूली इंसान थी। और सोना जिस तरह से बड़ी हुई थी, उसे एक कांटा भी चुभ जाता तो अजीत जी पूरी दुनिया को आग लगाने वाले मोड में आ जाते। और आज इतना दर्द होने के बाद भी सोना बस अकेली थी। सोना ने रोते हुए कहा, मम्मा बहुत हट हो रहा है आपकी लाडो को, आई मिस यू। फिर सोना ने रोते हुए बच्चों की तरह नाक सिकोड़ते हुए कहा, मम्मा बस एक बार आप मेरे पास आ जाओ, आई प्रॉमिस कोई गलती नहीं करेगी आपकी लाडो। प्लीज पापा आप ही आ जाओ, आपकी प्रिंसेस आपको बहुत मिस कर रही है। इतना बोलते बोलते ही सोना निढाल होकर जमीन पर गिर गई। वही सुहानी का घर। जया जी इस वक्त डिनर रेडी कर रही थी, लेकिन उनके दिल में बहुत बेचैनी हो रही थी। जया जी तुरंत हॉल में आ गई। वहां अजीत जी लैपटॉप लेकर बैठे थे। जया जी को घबराया हुआ देख वो जल्दी से लैपटॉप साइड में रख देते हैं और उठकर उनके पास जाते हुए बोलते हैं, क्या हुआ। जया जी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तभी रिमी भी रूम से निकलकर बाहर आती है तो अजीत जी बोलते हैं, प्रिंसेस पानी लेकर आओ मम्मा के लिए। रिमी भी जया जी की ऐसी हालत देखकर डर जाती है और जल्दी से उनके लिए पानी लाती है। अजीत जी उन्हें पानी पिलाकर शांत कराते हुए बोलते हैं, शांत हो जाइए, आपकी लाडो सही सलामत आपके सामने है, मैं आपके सामने हूँ तो क्यों घबराहट हो रही है आपको। सुहानी का जिक्र होते ही रिमी के चेहरे पर उदासी आ जाती है। जया जी बोलती है, मुझे नहीं पता, बस बहुत डर लग रहा है। सोना ने रोते हुए खुद से ही कहा, क्या करूं, किससे कहूं कि मुझे क्या हुआ है, किसी के हक की जरूरत है मुझे। आई मिस यू सो मच मम्मा पापा, आई मिस यू। सोना को उसके पापा और मम्मा ने बहुत लाड प्यार से पाला था, कभी बाहर की हट करने वाली हवा तक नहीं गुजरने दी, हमेशा उसकी हर जिद पूरी की। इसलिए सोना अब किस्मत की इस मार को सह नहीं पा रही थी शायद। और वैसे भी किस्मत के सामने तो बड़े बड़े बादशाह और बड़े से बड़ा भगवान भी हार गया था, तो सोना तो एक मामूली इंसान थी। और सोना जिस तरह से बड़ी हुई थी, उसे एक कांटा भी चुभ जाता तो अजीत जी पूरी दुनिया को आग लगाने वाले मोड में आ जाते। और आज इतना दर्द होने के बाद भी सोना बस अकेली थी। सोना ने रोते हुए कहा, मम्मा बहुत हट हो रहा है आपकी लाडो को, आई मिस यू। फिर सोना ने रोते हुए बच्चों की तरह नाक सिकोड़ते हुए कहा, मम्मा बस एक बार आप मेरे पास आ जाओ, आई प्रॉमिस कोई गलती नहीं करेगी आपकी लाडो। प्लीज पापा आप ही आ जाओ, आपकी प्रिंसेस आपको बहुत मिस कर रही है। इतना बोलते बोलते ही सोना निढाल होकर जमीन पर गिर गई। करीब 2 घंटे बाद रुद्र रूम में वापस आया। रुद्र ने जैसे ही रूम में कदम रखा, सामने सोना को देखा जो निढाल होकर बैठे बैठे ही बेहोश हो गई थी। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे। रुद्र आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठकर सोना के चेहरे से बालों को हटाया और उसे उठाते हुए कहा,
गेट अप, ये कौन सा नया ड्रामा है तुम्हारा? रुद्र की नजर अब जाकर सोना के बाजू पर लगे कट पर जाती है जो सोना ने खुद ही हॉस्पिटल में लगाया था। रुद्र ने खुद से कहा, क्या ये इसलिए गई थी हॉस्पिटल? रुद्र ने फिर से उसे उठाते हुए कहा, ही गेट अप सिली गर्ल। सोना ने जब अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो रुद्र ने साइड टेबल से पानी का जग उठाया और पूरा का पूरा पानी सोना के सर पर उड़ेल दिया, जिससे सोना हड़बड़ाकर जल्दी से अपनी आंखें खोलती है और दीवार से सर लगाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। रुद्र ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सो ली, अब तुम चलो डिनर करो, फिर हम फार्म हाउस पर वापस चलेंगे। ये सुनकर सोना ने डरते हुए रुद्र का चेहरा देखकर कहा, हम यहाँ नहीं रह सकते, प्लीज। रुद्र ने किसी शायकों की तरह अपना चेहरा झुकाकर कहा, अब डर लग रहा है तुम्हें मुझसे हम? सोना ने डरते हुए बार बार गर्दन हिलाकर धीरे से कहा, बहुत। रुद्र ने बाजू पकड़कर सोना को सीधे खड़ा किया और फिर बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। शावर का ठंडा पानी जैसे ही सोना की बॉडी पर गिरा वो एकदम से चिहुन उठी, लेकिन उसने रुद्र से कुछ नहीं कहा। रुद्र ने उसे छोड़ा और बाहर आ गया। रुद्र के निकलते ही सोना बुरी तरह रोने लगी, लेकिन उसने अपनी आवाज को इतना धीमा रखा कि रुद्र को ना सुन जाए, वरना पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। थोड़ी देर बाद सोना बाथरॉब पहनकर बाहर आई तो रुद्र वही सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। सोना ने कबीर से अपने लिए एक ब्लैक साड़ी निकाली और क्लोजेट में चली गई। सोना वापस आकर हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाए। रुद्र अब भी अपने लैपटॉप में बिजी था। सोना चुपचाप उसके पास आकर खड़ी हो गई, क्योंकि अब उसे रुद्र से हद से ज्यादा डर लग रहा था। जैसे एक बच्चे को जितनी देर प्यार से रखते हैं वो अनलिमिटेड शैतानियां करके आपको परेशान करता है और एक डांट मारते ही दुबक जाता है, इस वक्त सोना का भी यही हाल था। रुद्र का थप्पड़ और गुस्सा सोना को अब तक याद था, जिसे वो चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी। रुद्र ने जब महसूस किया सोना बिना कुछ बोली उसके सामने खड़ी है तो उसने नजरें उठाकर सोना को देखा और सोना ब्लैक साड़ी में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दूध सी गोरी और पतली कमर और पल्लू से झांकती नोवेल उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रही थी, जिससे रुद्र अनकंफर्टेबल हो रहा था। उसने सलाइवा निगलकर खुद के सूखे गले को तर करते हुए अपनी नजरें बेचैनी से इधर उधर घुमाई और अगले ही पल वो जल्दी से सोफे से उठते हुए बोला, चलो डिनर कर लो। इतना बोलकर रुद्र रूम से निकल गया। सोना का रुद्र को समझना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। सोना को समझ नहीं आया रुद्र गुस्सा है या नहीं, और इससे बड़ी दिक्कत रुद्र को सच कैसे पता है, और अगर पता है तो वो अब उसे क्या जवाब देगी। बिना फ्यूज ने उसकी शादी कैसे हो रही थी कोर्ट में? वो किससे शादी करने गई थी कोर्ट में? सोना ने अपने ख्यालों को झटका और डिनर के लिए नीचे चली गई। कहा सब लोग डिनर कर रहे थे और वो दोनों भी उनके पास जाकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। सब लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। सोना थोड़ा डरी हुई थी, उसकी नजरें झुकी हुई थी और वो बहुत धीरे धीरे खाना खा रही थी। वरना तो सोना का चेहरा हमेशा ही चहचहाहट से भरा रहता है, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रही थी। संध्या जी ने उसे ऐसे धीरे धीरे खाते देखकर कहा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सोना ने शक पकाते हुए झूठी स्माइल के साथ कहा, जी मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संध्या जी, तो फिर इतने धीरे धीरे क्यों खा रही हो और कुछ बोल भी नहीं रही हो, वरना तो बहुत बातें करती हो तुम। सोना कुछ बोलने वाली ही थी कि रुद्र बोलता है, मोम हम दोनों फार्म हाउस में रहेंगे। ये सुनकर संध्या जी की आंखें छोटी हो गई। कर्मवीर जी ने कहा, लेकिन घर में क्या दिक्कत है तुम्हें? रुद्र ने रुड टोन में कहा, दी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वहीं से ऑफिस का काम करना है। इस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। कर्मवीर जी ने निया को देखकर कहा, आज तुम भी शांत हो, कुछ हुआ है क्या? कहीं नंद भाभी ने आपस में ही तो फाइट नहीं कर ली? निया जो विशाल के ख्यालों में खोई थी वो होश में आते हुए बोलती है, नो डैड, मेरा भाभी से कोई झगड़ा नहीं हुआ।
बस थोड़ी थकान महसूस हो रही है तो बोलकर एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती। थोड़ी देर बाद सबने डिनर कर लिया। तब संध्या जी ने कहा, बेटा अभी बहुत रात हो गई है, सुबह चले जाना तुम दोनों। रुद्र ने कहा, नो मॉम, हमें अभी निकलना है। इतना बोलकर रुद्र ने एक सर्वेंट को इशारा किया जिसने ऑलरेडी रुद्र का थोड़ा बहुत सामान और सोना का सारा सामान सूटकेस में पैक कर दिया था। और फिर 2 सर्वेंट ने मिलकर रुद्र और सोना का सामान कार में रख दिया। सोना को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो चुपचाप रुद्र के ऑर्डर को फॉलो कर रही थी। रुद्र और सोना दोनों कार में बैठकर फार्म हाउस के लिए निकल गए। पूरे रास्ते दोनों में कोई बात नहीं हुई। सुहानी के घर पर भी अजीत जी ने जैसे तैसे करके जया जी को शांत करवाकर खाना खिलाकर सुला दिया था। रुद्र और सुहानी फार्म हाउस पहुंचते हैं तो रुद्र तेज कदमों से चलकर अपने रूम में जाता है। सोना भी डरते हुए उसके पीछे चली जाती है। रुद्र को सामने देखकर सोना दरवाजे के पास ही रुक जाती है तो रुद्र रूड वॉइस में कहता है, कम इन, कुछ दिखाता हूँ तुम्हें। ये सुनकर सोना धीरे धीरे रूम में एंटर हो जाती है। रुद्र सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा कर बैठा था। सोन नीची नजरें किए बस फ्लो को घूर रही थी। रुद्र ने कहा, RS डेथ मेकर नाम सुना है तुमने? ये सुनकर सोना की नजरें जो अब तक झुकी हुई थी वो तुरंत उठ जाती हैं और भी हैरानी से आंखें बड़ी करके रुद्र को देखती है, क्योंकि ये बहुत बड़े गैंगस्टर का नाम है जो सोना ने क्या पूरी दुनिया ने सुना है लेकिन किसी ने देखा नहीं उसे। उसके नाम का खौफ ही काफी है। माफिया के लोगों के लिए आम लोगों को भी उससे बहुत डर लगता है, लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि उसने किसी बेकसूर को अपनी गिरफ्त में लिया हो, इसलिए सब उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन सोना को समझ नहीं आया रुद्र उसका जिक्र क्यों कर रहा है, कहीं रुद्र ही तो वो नहीं। ये सोचते ही तो मानो सोना के दिल में बम फूटने लगे थे। वो रुद्र राजशेखर से ही इतना डरने लगी थी कि अब RSDM वाले रूप को देखकर ही उसके प्राण निकल जाएंगे। रुद्र ने हल्की स्माइल के साथ कहा, तुम तो अभी से डरने लगी मिस मासूमियत। अच्छों के लिए लाइफ गिवर और बुरों के लिए डेथ मेकर, ये रुद्र राजशेखर का लाइफ टाइम रूल है। तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी थी नहीं मेरी, तुमने खुद सोए हुए शैतान को जगाया है। अब ये तो मुझे भी नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा और क्या नहीं, लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये मेरा वादा है तुमसे। ये आखिरी रात है तुम्हारे चैन से सोने की। कल तक मैं तुम्हें सिर्फ अपनी सरफेरी दीवानी समझ रहा था, जिसे जब ये पता चला कि मेरी फियोंसे मुझसे शादी नहीं कर रही तो तुम अपने दिल की तमन्ना पूरी कर लो। लेकिन आज वाली हरकतों से क्लियर हो गया तुम्हारा मकसद कुछ और है, जो मुझे जानना है। फिलहाल तो नहीं, लेकिन जब पूछा जाए तो जुबान से सिर्फ सच निकलना चाहिए। गॉट इट। सोना जो सदमे में खड़ी थी वो कांपती आवाज में बोलती है, यस गो गॉट इट। रुद्र ने काउच की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां जाकर सो जाओ अब चुपचाप। सोना ने बिना कोई बहस किए बैग से एक पिलो लिया और सोने चली गई। रुद्र भी सोफे से उठा और लाइट ऑफ करके सो गया। दोनों ने आंखें भले ही बंद कर ली थी, लेकिन नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। सोना को नींद डर की वजह से उड़ी हुई थी, तो वहीं रुद्र दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था कि सोना करना क्या चाहती है। दरअसल रुद्र के बिजनेस राइवल बहुत हैं, जिसके चलते रुद्र ने अपने हर घर के मेंबर के ऊपर नजर रखवा रखी है अपने बॉडी गार्ड्स के जरिए, खास करके सोना पर, क्योंकि उसे उस पर शक पहले दिन से है कि ये लड़की किसी ना किसी मकसद से तो यहाँ आई है। और आज सोना का महर के साथ जाकर पहले सुहानी प्रेमी का पीछा करना, और जब ये रुद्र को पता चला तो रुद्र ने महर के पीछे भी अपने आदमी लगा दिए। तो उसे पता चला उसने पाखी कपूर और विकी सहाय को किडनैप कर रखा है। और ये तो बहुत क्लियर है कि सोना महर की फ्रेंड है, तो उसे तो डेफिनेटली इन सब के बारे में पता होगा। ऐसे ही बहुत सारे सवाल रुद्र के जहन में घूम रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग रुद्र की आंखें सुबह के करीब 6 बजे खुलती हैं। सबसे पहले उठते ही रुद्र की नजर सुकून से सोई सोना पर जाती है, जो सोते वक्त बिल्ली के बच्चे जितनी मासूम लग रही थी।
अनजाने में ही सोना को देखकर रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है। रुद्र उठकर फ्रेश होकर आता है और फिर सोना को उठाने के लिए अपना एक हाथ उसके चेहरे की तरफ लेकर जाता है। सोना को जब अपने चार आसपास हलचल महसूस होती है तो उसकी आंखें खुल जाती है। रुद्र के इतने करीब और उसके बड़े हुए हाथ को देखकर सोना को बहुत डर लगने लगता है और वो दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर ना में गर्दन हिलाकर कांपती आवाज में बोलती है, सॉरी प्लीज डोंट, इट्स हर्टिंग। रुद्र को कुछ समझ नहीं आया। आखिर सोना को हुआ क्या? उसने अभी तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, वो तो बस उसके चेहरे पर आए बालों को हटाना चाहता था। कुछ सोचकर रुद्र सोना से दूर हो जाता है। सोना को जब ये एहसास होता है रुद्र अब उसके करीब नहीं है, वो धीरे से अपने हाथों को चेहरे से हटाकर डरी हुई नजरों से रुद्र को देखती है। रुद्र के फेस पर कोई इमोशन नहीं थे और एक्चुअल में उसे सोना का ये डर समझ भी नहीं आ रहा था। लेकिन सोना को रुद्र का थप्पड़ और रात वाली धमकी बखूबी याद थी। थप्पड़ तो रुद्र ने पहले भी मारा था सोना को जब वो बार में गई थी, लेकिन उस टाइम सोना को रुद्र से कोई डर नहीं लगा और ना ही उठा दर्द हुआ। लेकिन इस बार तो वो एक थोप में सीधा ही बेहोश हो गई थी और अब रुद्र का RSDM होने का पता चलना सोना को और डरा रहा था। सोना अपने कपड़े लेकर जल्दी से बाथरूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद रुद्र के फोन पर कॉल आता है। रुद्र कॉल उठाकर बोलता है, यस तक्षक। तो सामने से कोई बोलता है, बॉस हमने महर को आपके अड्डे पर पहुंचा दिया है और हम अब पाखी कपूर और विक्की सहाय के साथ हैं। रुद्र ने कहा, उन्हें भी वही लेकर आओ, मैं बस आ रहा हूँ अगले 1 घंटे में। तक्षक ने ओके बॉस कहा और कॉल कट कर दिया। फ्लैशबैक, सुबह के करीब 4 बजे महर अपने अपार्टमेंट में बहुत आराम से सोई थी कि तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके बेहद करीब है। महर ने आंखें खोली तो सामने एक हैंडसम फेस था जिसके एक आईब्रो पर कट लगा था, भूरी तीखी आंखें जो उसे ही घूर रही थी इस वक्त। महर ने आंखें मसलते हुए कहा, क्या मैं नींद में हूँ? कोई सपना देख रही हूँ? कौन हो तुम? तक्षक ने गुस्से से कहा, अपना सवालों का पिटारा बंद कर। इतना बोलने के साथ ही तक्षक ने महर को एक हाथ से पैरों के पास से उठाया और अपने कंधे पर लटका लिया। महर अपने हाथ उसकी पीठ पर मारते हुए बोली, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। महर झटपटा रही थी लेकिन तक्षक पर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तक्षक ने उसे कार के पास ले जाकर कंधे से नीचे उतारा तो एक गार्ड ने गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन कर दिया। तक्षक ने जबरदस्ती महर को गाड़ी में बैठाया। महर ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों पकड़ा है? तक्षक ड्राइवर वाली सीट पर बैठते हुए बोला, तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकती? चिल्ला चिल्ला कर अपना 3 गला फाड़ रही हो और हमारे कान। थोड़ी देर शांत बैठो, अभी सब समझ आएगा। महर ने गुस्से से कहा, बड़े बदतमीज इंसान हो, मुझे किडनैप करके शांत रहने को बोल रहे हो? तक्षक ने महर को घूरते हुए कहा, बदतमीजी तो दिखाई कहा है मैंने, और वो दिखाने पर मजबूर भी मत करो मुझे। तक्षक ने विंडो से बाहर देखते हुए अपने बाकी साथियों को कहा, तुम सब उन दोनों को संभालो, इसे मैं ही हैंडल कर लूंगा। तो सभी गार्ड्स ने हाँ मैं गर्दन हिलाए और तक्षक के पीछे की 3 गाड़ियों में बाकी के आदमी बैठकर वहां से निकल गए और तक्षक ने भी गाड़ी स्टार्ट कर दी। महर ने गुस्से में आकर ब्रेक पर अपना पैर मारते हुए कहा, इतना आसान भी नहीं है महर राठौर को किडनैप करना। तक्षक को महर के इस बर्ताव पर हद से ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए महर को देखते हुए कहा, और अगर मैं कहूँ इससे भी ज्यादा आसान है तो। महर ने आंखें छोटी करके तक्षक को घूरा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई जैसे अभी आंखों को गोटिया है में आ जाएगी, क्योंकि तक्षक ने महर के होठों को अपने होठों से लॉक कर दिया था। 5 मिनट बाद तक्षक महर से अलग हुआ। महर लंबी लंबी सांसें ले रही थी, उसके होठ एकदम लाल हो गए थे। तक्षक ने बेशर्मी से अपने होठों को अपनी एक उंगली से पोंछ कर कहा,
तो मिस राठौड़, आई होप अब आपको कोई शिकायत नहीं है मुझसे। अगर है तो अभी बोल दीजिए, वरना ब्रेक लगा तो इस बार वो ब्रेक कहीं आपके पूरे होश ही ना उड़ा दे। महर, जो अभी तक सदमे से बाहर नहीं आई थी, तक्षक का टोन सुनकर और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, लेकिन डर के मारे कुछ बोलती भी नहीं। फ्लैशबैक एंड सोना नहाकर बाहर आती है। उसने इस वक्त येलो पटियाला 4 सूट 4 पहना था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्र ने उसका ये नया रूप देखकर अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस ली और फिर बोला, चलो नीचे, नाश्ता रेडी है। सोना बिना कुछ बोले रुद्र पीछे पीछे चल देती है।